बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। अब वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोगों का वीकेंड जो है वो कल स्टार्ट हो गया था। अब वीकेंड पे मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अपने जो आपका गुजरा हुआ वीक है उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करें और आने वाले वीक को मैनिफेस्ट करें। इस दिन अपनी जो आपका जो वीकेंड है उसमें रूटीन तोड़ दें ताकि आपकी बॉडी को रिप्लेनिश होने का मौका मिले और दोबारा से रिचार्ज हो जाएँ। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हमने सैलाब की जो हालिया हमारा सैलाब गुजरा है उसकी तबाहकारियों के बारे में इन डिटेल बात करनी है। अब पानी जो है वो उतरना शुरू हो गया है और अब रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। इस हवाले से हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अमजद बुखारी जो कि एडिटर हैं रूही टीवी के। इन्हीं के साथ हमारे साथ आज जहाज़ेब वारन मौजूद होंगे जो कि एक्स मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं और साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं। इनसे दोनों गेस्ट से आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त अब मौजूदा ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर जहांज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर बुखारी साहब? बिल्कुल ठीक। सर अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त दें तो मैं अपने गेस्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। सब बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं जी हमारे इस यहाँ पॉलिटिकल। जहांज़ेब साहब, कैसे हैं? आपके दिन के ज़रा हमें ज़रा रूटीन समझाएं कि अपने पब्लिक से भी डील करना होता है तो सुबह सुबह का आगाज़ आप किस तरह करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और रोही क्योंकि हमारा यहाँ वसेब का चैनल है और बहुत अच्छा काम किया है जो अभी सैलाब आया है उस हवाले से, और आपने हमें यहाँ बुला के एक मौका दिया है कि हम यहाँ के जो भी मसाइल थे उसके ऊपर बात करें। जी, बहुत शुक्रिया जी। सर मैं हमेशा अपने गेस्ट से ना ये जानने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारा ज़रा मॉर्निंग का प्रोग्राम है तो हम ज़रा ये तलकीन भी करते हैं अपने जो नाजरीन हैं उनको कि एक्सरसाइज को मामूल का हिस्सा बनाएं, ज़रा अच्छे तरीके से अपना आगाज़ करें। ज़रा अपने मॉर्निंग का ज़रा हमें बताएंगे, उसके बाद फिर अपने जो मौजू है उसकी तरफ हम तफसीलन गुफ्तगू शुरू करेंगे। आपकी मॉर्निंग का आगाज़ किस तरह होता है? देखिए जी, मैं तो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के मैं वॉक करता हूँ, वॉक करने के बाद फिर मैं जो है ना अखबार जो भी हमारे रिसाले हैं और जो एक बंदे को चाहिए कि दिन का आगाज़ जो है ना मालूमात जो है ना आपको होनी चाहिए, अगर कहीं पे भी जाना हो तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा वाकिफ़ होंगे फिर बाहर निकलें, तो मैं इसी तरह दिन का आगाज़ करता हूँ। ठीक। सर हालिया सैलाब की अगर हम बात करें तो अगर पूरे पंजाब के हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो तकरीबन 44 लाख लोग जो हैं वो मुतासिर हुए इस दफ़ा और 24 लाख लोगों को, तकरीबन 24 लाख लोगों को अपने घर बार जो है वो छोड़ने पड़े। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो वो इलाका शदीद मुतासिर हुआ इस दफ़ा सैलाब से। आपके इलाका भी काफ़ी ज़रा सैलाब की जद में आया, पानी अभी भी मौजूद है। इस वक्त ज़रा हमें ग्राउंड की जो रियलिटी है वो बताएं, इस वक्त ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? देखिए यहाँ पे ग्राउंड पे तो अभी जो भी चीज़ें आपके नोटिस में भी होंगी क्योंकि आपके सारे माशाल्लाह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो बड़ा काम अच्छा कर रहे हैं और उस हवाले से आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पे अगर आप मौके पे चले जाएं तो सूरत हाल बिल्कुल मुनफरिद है। और आप वहाँ देखेंगे तो पानी की सूरत हाल जो है ना, जहाँ पे देखें 50 साल से या 40 साल से या इससे भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है, इतना बड़ा रेला जो आया है, सुनामी कह लें इसको, तो वहाँ पे जितनी छोटी बड़ी आबादियाँ थी वो सारी की सारी इस वक्त बिल्कुल तहस नहस है। वहाँ पे आप देखिएगा तो एक टीले नज़र आते हैं आपको, तो वहाँ पे इन लोगों को ना इस वक्त जो है ना, जो मैं यही कहूँगा अभी इस वक्त जो है ज़रूरत वो राशन और ख़ास तौर पे सर्दी आ रही है, उनके बिस्तर हो गए या उनकी मेडिसिन हो गई जो अभी इस वक्त सूरत हाल है। इससे आगे फिर आप देखिएगा क्योंकि मसाइल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इस पर हुकूमत हो या मुखय्यर हजरात हो या मैं समझता हूँ हमारी मीडिया की जो टीम है पूरे पाकिस्तान की, ये सारे मिलजुल के ये सारे, क्योंकि पाकिस्तानी तमाम मैंने देखा है हमदर्द हैं और अच्छे लोग हैं और हर जगह पे पहुँच जाते हैं, चाहे गज़ा की धरती हो, चाहे ईरान में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे जहाँ कहीं भी आपकी ज़रूरत है तो पाकिस्तानी पहुँचते हैं। तो ये तो आपका अपना घर है ना जी। तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो ज़रूरत है ना 3-4 चीज़ों की है, तो वो हम मिलजुल के हम उनके साथ कर सकते हैं ताउन, और वो भी प्लानिंग अच्छी हो और मिसमैनेजमेंट जो हो रही है ना उस पे जो है ना मैं ये बात करूँगा कि उस पर थोड़ा सा आपको मिसमैनेजमेंट पे ज़रा हम क्रिटिकल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं बुखारी साहब का। बुखारी साहब, हमारे चैनल ने इस दफ़ा तकरीबन 24 घंटे भी कुछ जो हमारे रिपोर्टर हजरात थे वो ग्राउंड पे मौजूद थे, हमने
तक सारी ही सूरत हाल, जी रातें गुजारी हैं हमने, सूरत हाल अपने जो सैलाब से मुतासरा लोग थे उनके साथ रातें गुजारी हैं। बिल्कुल। हमारी टीम्स ऑल टाइम वहीं रही हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे हमें ग्राउंड पे अब सूरत हाल बताइए, हम तो ज़रा कुछ जो ऑफिस की तरफ से हमें रिपोर्ट्स आ रही थी कि अब जी रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जो है वो अब राशन की ड्राइव और असेसमेंट का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तो सर बता रहे हैं कि अभी भी पानी की और बेसिक जो नीड्स हैं उनकी ज़रूरत है। देखिए बाकी मुल्क की सूरत हाल तो ऐसी ही है, वहाँ सर्वे शुरू हो गया है। मुल्तान को देखें, मुल्तान से जो मलका इलाके हैं वहाँ पर सर्वे शुरू हो गए हैं और लोगों को इमदाद देने के लिए जो है आदाद व शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन जलालपुर पीर वाला की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। ठीक, वहाँ आप हैरान होंगे कि अभी भी उसी स्पीड से पानी बह रहा है। ठीक है ना जी। जलालपुर पीर वाला, उच शरीफ का इलाका, ये जो हमारे जहाज़ेब साहब का इलाका है, अलीपुर का इलाका, सीतपुर का इलाका, उसके साथ खान बेला है, शाहपुर लम्हा है, ये इलाके जो दरिया के मिड में आते थे, दरिया चनाब और सतलुज के दरमियान में, वहाँ अभी भी पानी बह रहा है। और ये पानी इसलिए है कि सतलुज का जो पानी है गंडा सिंह से जो 1 महीना पानी गुजरा है, वो 1 महीना नीचे से भी गुजरना है ना जी, वो पानी कहाँ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब वो क्योंकि पानी का रास्ता हमने महदूद कर दिया था, सड़कें बनाई, बंद बनाए, तो पानी इतनी ज़्यादा मिकदार में आ गया कि वो वहाँ से गुजर नहीं पाया और उसकी वजह से ब्रेकेज हुई। ख़ास तौर पे जलालपुर पीर वाला में नूरपुर जो बंद है वो टूटा। फिर उसके बाद ये जो मोटरवे की जो है रोड हमें ये तोड़नी पड़ी, टूटी। फिर ओश शरीफ जलालपुर पीर वाला गिलानी एक्सप्रेसवे है वो टूटा। तो उससे ना सिर्फ कम्युनिकेशन का निज़ाम मुतासर हो गया, बल्कि आप ये देखें कि मोटरवे आज 22वें रोज़ हो गया बंद है। तो 22 रोज़ आप ये देखें कि मोटरवे की बंदिश से हमारी मईशत को कितना नुकसान हो रहा है। वो सारी ट्रैफिक हम डाइवर्ट कर रहे हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो लोग कराची आते जाते थे, आप देखें उनके लिए आना जाना नामुमकिन हुआ है। ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपने खाली यहाँ से राजनपुर तक जाना है तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ से जाना ना, जो हम 1 घंटे में उशरी पहुँच जाते थे। तो ये बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है। वहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि बाकी इलाकों में तो सर्वे हो रहा है, वहाँ अभी हमें लोगों को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। इवैक्यूएशन तो खैर हो गई, अब बहुत सारी वहाँ शहादतें भी हुई हैं, लोग बेचारे नहीं निकल सके, वहाँ सूरत हाल है। असल में जो हमारे देहात है ना, उनका जो हुस्न है, सुबह जब वहाँ से धुआं निकलता है ना नाश्ते के वक्त, ठीक है ना, और दूर से वो धुआं नज़र आता है तो एक ज़िंदगी की रमक नज़र आती है, वो सारी उस इलाके में ख़त्म हो गई है इस वक्त ना। जो सूरत हाल है, लोग शुरू में तो जो सैलाबी कैफियत थी ना, तो पूरा मुल्क सेंसिटाइज हुआ था। अब वो बेचारे कैंपों में पड़े हैं, बेयारो मददगार इस तरह पड़े हैं जैसे बेकारी नहीं पड़े होते। आप जरा किसी कैंप का, ठीक है, कोई उधर विजिट भी नहीं कर रहा, चक्कर भी नहीं लगा रहा कि जी अब वो सारी सर्वे की तरफ जो है वो सरगर्मियाँ हो गई हैं। तो उन बेचारों को तो उनकी जो हालत है वो इस वक्त शदीद जो है वो मदद के मुंतज़र है। जैसे मलिक साहब ने ठीक कहा कि उनको तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, भाई किधर से वो खाएं ना, गरीब लोग हैं, ठीक है ना, किधर से खाएं। उनको इस वक्त राशन की ज़रूरत है, उनको इस वक्त अभी भी खुराक की ज़रूरत है। हम दुनिया में ये बता रहे हैं और अपने पाकिस्तान में भी लोगों को बता रहे हैं कि हम सैलाबी कैफियत से बाहर निकल आए हैं, लेकिन ये हमारा इलाका तो सारा डूबा पड़ा है, ठीक है ना। उनको खाने की ज़रूरत है, उनके बच्चों को पहनने के लिए कुछ देने की ज़रूरत है। ऊपर से सर्दियाँ आ गई है, रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है, सर्दी हो जाती है दही इलाकों में। वहाँ आप खुले आसमान तले नहीं सो सकते, आपको रज़ाई चाहिए। उनके पास ना बिस्तर है, ना गंदम है, ना आग जलाने का कोई ज़रिया है, तो उनको बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी 1 महीना लगेगा मोटरवे को मरम्मत होते हुए। जी, मेरा अगला सवाल यही था कि कितनी देर में हमारा ये एक्सप्रेस हाईवे और जो मोटरवेज हैं इसको 1 महीना चाहिए ये इन दोनों सड़कों को मरम्मत होने के लिए। तो सर आपको क्या लगता है कि हमेशा इस तरह की सूरत हाल में हम वेट कर रहे होते हैं कि कोई सूरत हाल होगी तो हम इसका जो है वो कोई फैसला करेंगे, जबकि क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सबको पता है पाकिस्तान 8th मोस्ट इफेक्ट जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं दुनिया की, सबसे ज़्यादा उसमें 8वें नंबर पर आ रहा है। तो हम उसके हवाले से इकनॉमिक बिल भी पास कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उस तरह की सूरत हाल हमें क्यों नहीं नज़र आ रही? देखें, हम इतने मसाइल में घिरे हुए हैं, वो कुछ हमें भी जो है ना मरने का शौक़ है, वो शहर के लोग भी जालिम हैं, वो दोनों काम हुए हैं ना, ठीक है। अच्छा, हमें तो ये समझ नहीं आती कि हम नाअहल ज़्यादा हैं, ठीक है ना, या कोताह पसंद ज़्यादा हैं, मतलब हमसे हम करना नहीं चाहते, या होता ही नहीं है, करने की अहलियत नहीं है। जिस शोबे को आप उठा के देखें, वहाँ मायूसी की सूरत हाल है। अगर हम काम नहीं करेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, फिर जैसे आप बता रहे हैं कि दुनिया में कह रही है कि भाई आप तो मोस्ट वल्नरेबल हो, आपके ऊपर जो है ये इसी तरह की आफात आती रहेंगी,
ठीक है ना, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, कभी खुदा ना खास्ता कोई ज़लज़ला आ जाता है तो 10 साल तो हमें वो ज़लज़ले में से निकलने के लग जाते हैं, फिर सैलाब आ जाता है, फिर 10 साल उसमें से निकलने में लगते हैं, फिर 10 साल बाद एक और सैलाब आ जाता है। तो एक के बाद जो है दूसरी आफत जो है वो आ जाती है। तो इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जब ये इश्यूज़ हैं तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा ना। हमें जैसे अभी एग्रीकल्चर और क्लाइमेट एक इमरजेंसी लगा दी है वज़ीर आज़म साहब ने, लेकिन वो क्या है, वो उसके बारे में हमें डिस्कस इस पे सर हम ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस इमरजेंसी पे, और ये भी जानेंगे कि इस वक्त कौन सी क्रॉप्स थी और फूड इनसिक्योरिटी का तो अभी भी कोई ख़तरा नहीं होगा। इस पर हम ज़रा तफसीलन आपसे बात करेंगे। मैं ज़रा मलिक साहब से ये पूछ लूँ कि सर जब सैलाब आया है, जब इनिशियल रेले आए हैं, उस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल क्या थी और आपने किस तरह किरदार अदा किया अपने लोगों को इवैक्यूएट करने में, और जो मुखैर हजरात हैं उन्हें किस तरह हेल्प की? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी फलाही तंजीमें हैं, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जितना हो सका है, मुल्तान से हों, लाहौर से हों, कराची से, जहाँ जहाँ भी बैठे थे तो वो वहाँ पे पहुँचे हैं जी। और उनके पास क्या होता है, उनके पास तो सिर्फ यही होता है कि राशन हो गया या मेडिसन हो गई, और महदूद उनके पास वसाइल होते हैं। यही सारे आम शहरी मिलजुल के जो भी इकट्ठा हो सके, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से बच्चियाँ बच्चे उन्होंने इकट्ठा करके जो भी हो सका। लेकिन ये बात नहीं है, बात ये है कि हमें सोचना पड़ेगा। बुखारी साहब ने जैसे कहा है कि देखें, पहली चीज़ तो ये है कि कभी हमने ये सोचा है कि ये स्वीट वाटर है, ये मीठा पानी है, इसे ज़ाय नहीं करते, और इसके लिए पहले से जो है ना मैनेज किया जाता है कि हमारे पास कोई बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी हैं जी। ज़मीन सारा पानी कड़वा है, वहाँ के लिए तो ब्लेसिंग है। बिल्कुल, ये हमारे लिए, यकीन जाने, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए आप देखें ना, अगर नक्शा उठाएं तो ऑलरेडी पहले, ये तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप बड़ी तरक्की हो गई है जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास मौजूद है। जो आज से 100 साल पहले वाले लोग थे, उन्होंने झीलें बनाई हुई थी, उन्होंने नीचे डैम बनाए हुए थे, उन्होंने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ था, वो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। बिल्कुल, मुल्तान तो ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है जो हमारे साउथ पंजाब है, ये बहुत पुराने सिटीज़ में से। अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठाएं तो उसमें छोटे छोटे हमें नज़र आते हैं कि जिस जगह पे मकामी जो लोग मौजूद थे और वो सैलाब को जब एक्सपेक्ट करते थे तो वो पहले से ही गड्ढे बना लेते थे, और ये तो हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आप जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ चले जाएं, जो पानी नीचे, जहाँ पे पानी का मतलब क्या होता है कि झीलें और पानी ने नीचे ही जाना होता है। पानी जहाँ पे खड़ा होता है उनको पता होता है कि यहाँ हमने कोई कॉलोनी नहीं बनानी, हमने यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनानी, हमने यहाँ पे कोई और इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वो पानी के लिए ही खड़ा कर देते हैं उस ज़मीन को, और इतना खूबसूरत बना देते हैं। अगर बारिशें होती हैं, वहाँ पे भी होती हैं, तो वो पानी वहाँ के ठहरता है, उसको रिफाइन करते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से, मतलब आप देखें तो वहाँ पे तो इतना वो कमा रहे हैं, जो आप सैर पे जाते हैं तो वहाँ भी दरिया इससे ज़्यादा स्पीड पे बह रहे हैं जी। और ये तो हमारा भाई साल के बाद आता है एक महीना, जिसे हम कहते हैं कि जनाब ये बारिशों वाला सीजन है, मानसून का सीजन है, और ये अल्लाह की तरफ से है, ये एक नेचर है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। हमने क्या किया है, हमने तो इनके लिए डैम बनाने थे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, हमने प्रोएक्टिव अप्रोच से इन सारे मसाइल को हल करना था। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद तफसीलन बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ ज़ेब साहब हमें तफसीलन बता रहे थे कि कहाँ पर हमारा फुकदान है, हम इंफ्रास्ट्रक्चरली कहाँ पर लैक कर रहे हैं। अब हम अपने बुखारी साहब के साथ मूव करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो क्रॉप्स किस तरह की जो थी वो काश्त हुई भी थी और उनको किस तरह नुकसान हुआ है। बुखारी साहब ज़रा हमें समझाएँ कि इस वक्त कौन सी क्रॉप्स जो थी उनका नुकसान हुआ है, और क्या अब हमें कोई फूड इनसिक्योरिटी का तो कोई मसला नहीं हो जाएगा, हमारे पास इन स्टॉक मौजूद हैं या हमें अब इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी? लेकिन जब सैलाब आया है उस वक्त हमारी खरीफ की फसलें जो है वो पकी हुई थी, मतलब इस मरहले पर थी। हम कपास की चुनाई कर रहे थे, गन्ने की फसल तैयार थी, ठीक है, मकई की सूरत हाल ऐसी थी, ठीक है। जब ये सैलाब आया और ये पानी, पहले सैलाब आता था वो पानी जो है वो 1-2 दिन में गुजर जाता था। अब ये सैलाब इस दफ़ा बड़ा मुख्तलिफ था, उसके असरात 1-1 महीना रहे हैं। जिन इलाकों में से गुजर गए, जिन इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर बागात बिल्कुल तबाह हो गए। अगर हफ्ते से ज़्यादा पानी कहीं खड़ा हो जाए तो वहाँ पर कोई चीज़ फिर बाकी बचती नहीं है, सफोकेशन की। बिल्कुल, बागात ख़त्म हो गए,
कपास जो लोग जिन्होंने मेहनत की हुई थी, स्प्रेज किए हुए थे, खादें डाली हुई थी, वो चुनाई के मरले में थी, वो कपास ख़त्म हो गई। गन्ने की फसल भी जो है वो, हालांकि वो बेर कर जाती है अगर छोटा मोटा सैलाब हो, लेकिन इस दफ़ा सैलाब इतना बड़ा था कि वो भी तबाह हो गई। यूजुअली बुखार साहब ये एक समझा जाता है कि जो पानी है वो अभी तो चलें सूरत हाल इस तरह की है कि हमें नुकसान महसूस हो रहा है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी कुछ पिछले दिनों मौजूद है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, हमें यही समझा रहे थे कि ये लेकिन पानी जो है वो बाइस रहमत है। इसको फ़िलहाल तो ये हमारे लिए एक जहमत बना हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी और इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ एक और सवाल भी ऐड कर लीजिएगा कि हम लोग वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री भी हैं। अगर हमारे पास पानी की जो है वो हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, तो ये जो पानी अब ज़मीन में दाखिल हो जाएगा तो ये क्या हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी रिप्लेनिश करेगा? देखिए, बाइस रहमत तो है, लेकिन अगर हम उसे मैनेज नहीं करेंगे तो जाहिर है वो अगर हमारी मईशत को डुबोते हुए, मतलब हमारी इंसानी ज़िंदगियों को, हमारे लाइफ स्टॉक को, हमारी फसलों को डुबोते हुए अगर हमने उसे समंदर में फेंकना है तो वो उस रहमत को हमने खुद जहमत में बदल लिया ना। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो पानी है ये हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको, उसकी सतह बुलंद करने में मददगार साबित होगा, रिचार्ज करेगा सारे इन्वायरमेंट को, लेकिन ये अपने साथ मट्टी की तहें लाता है, बहुत ज़्यादा मट्टी लाता है। ठीक है। अच्छा, फिर जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ वो सारा कुछ मलियामेट कर देता है, मकानात ख़त्म हो गए, बस्तियों की बस्तियाँ सफ़ा वजूद से मिट गई। ठीक है। फिर वहाँ जितने इलाकों में बोर हुए थे, नलकों के, ट्यूबवेल्स के, वो सारे बोर ख़त्म हो गए, जो आप पंपिंग करते हैं वो ख़त्म हो गए। फिर आपकी जो डिमार्केशन थी कि ये आपका किला है, ये आपका एकड़ है, ये आपका बिघा है, वो सारे ख़त्म हो गए, वहाँ मटी मटी है। अब आपको डिमार्केशन भी दोबारा करनी है। फिर अगला मरला है कि आपने उस ज़मीन को लेवल करना है। फिर आप काबिल काश्त बनाएंगे तो फसल दोबारा काश्त होगी, फिर उसे आपने लेवल करना है, फिर आपने खाले बनाने हैं, फिर आपने पानी का निज़ाम, तो उसमें तो बड़ा वक्त चाहिए, बड़े वसाइल चाहिए। तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है और हो गया है। अब जो इसके अच्छे नताइज हैं वो यकीनन मिल सकते हैं अगर हमारे पास वसाइल होते हैं। जैसे जापान में जल्जला आता है, वो 2 महीनों में अपनी पूरी कौम को खड़े कर देते हैं। ठीक है। वो जल्जले भी भुगत रहे हैं, उन्होंने एटम बम भी भुगता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि वो इमदाद मांग रहे हों, वो मुश्किल हालात का शिकार हों, और आज भी दुनिया का तरक्की याफ्ता जो है मुल्क है। तो हमारे पास ये सारे वसाइल तो मौजूद हैं। अब इतना पानी था, ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का पानी था जो हमने समंदर में फेंका है। ठीक है। हमारे पास उसे रोकने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कोई जरिया नहीं था। अब फसल जो है, आगे रबी की फसलें आ रही हैं। अब जो आप पूछ रहे थे कि खुराक के हवाले से कोई मसला, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रबी की फसल में सबसे अहम जो है वो गंदम की काश्त होती है। अब अगर हम अपनी फसलों को काश्त करने के लिए ज़मीन को तैयार कर सके, जल्दी कर लिया तो फिर ही हम काश्त कर सकें, अगर नहीं काश्त कर सके तो मुश्किलात होंगी। आप एज एन एक्सपर्ट ये देख रहे हैं कि अगर हम नहीं कर सके तो जो हमने पहले कुछ दिनों कुछ अर्सा पहले एक वीट का बहरान देखा था, जो हम मार्केट्स में डायरेक्टली जब डिसेंट्रलाइज कर दिया था, तो उस तरह का बहरान आप देख रहे हैं दोबारा वीट का? बहरान क्योंकि इंपोर्ट भी करनी पड़ी थी ना कुछ। देख रहा गंदम का बहरान इसलिए नहीं देख रहा कि गंदम की फसल जो है वो एक ज़रा सख्त जान फसल है, और अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है इस खित्ते पर कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप लेवल भी नहीं कर सके, तो आप छटा कर लें। छटा ऐसे है कि मुराद आप बीज ऐसे ही फेंक दें आप, तो फिर भी गंदम उगाती है। और ख़ास तौर पे ये जो हमारे ऐसे इलाके, सैलाबी इलाके जहाँ पर सैलाब आया है, फ्लड आया है, तो यहाँ पर ज़मीन में नमी पहले से मौजूद होगी, तो फौरी तौर पर पानी की भी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, और आगे अगर कोई बारिशें वारिशें होती हैं तो उससे भी सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप छटा कर लें, अब करना ये है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हम अपने इन लोगों को वापस अपने इलाकों में जाकर बसाएं। ये बड़े मेहनती लोग हैं, बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। आप देखें, इन्होंने दिनों दिनों में मंजर वहाँ जो है अपने इलाकों को बदल देना है और जाके अपनी ज़मीनों को दोबारा काबिल काश्त बना लेना है। और अभी 1 महीना पड़ा हुआ है गंदम की काश्त में, तो हमारी ये खरीफ की फसलें तो तबाह हो गई, लेकिन रबी की फसलों में हमें कुछ थोड़ा सा टाइम है। उस तरह की बहरानी कैफियत जो है वो आप अब ये तरजीहात में शामिल कर ले कि हमने अपने इन लोगों को इमदाद देनी है, इनको जाके फौरी तौर पर बसाना है, इनको वो सारे रिसोर्सेज फराहम करने हैं जिससे अपनी ये ज़मीनों को काबिल काश्त कर लें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जहांगीर साहब, अभी रिहेबिलिटेशन की बात करें बुखारी साहब, तो अभी आप ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं? दोबारा शुरू होगी, और हुकूमत पंजाब की तरफ से कुछ ऐलानात भी किए गए हैं कि हम 10 लाख रुपए फ़ी घर, आप ये काफ़ी है इतना? अगर 10 लाख रुपए फ़ी घर, जिसका घर टूट गया है या किसको फसलों को नुकसान हो चुका है, इसमें मैं यही कहूँगा कि एक तो टीम अच्छी बनानी चाहिए। टीम जो होती है ना जी, उसका काफ़ी हद तक जो है ना, देखिए आप वो नहीं कर सकते जितना हो गया नुकसान, वो तो खरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है उस पर तो ये वो कुछ नहीं कर सकते। अब जो इन्होंने ऐलानात किए हैं
इनको चाहिए कि बिल्कुल शफाफ तरीके से होना चाहिए। सही। और इसमें देखिए, एक तो पहले वो डूबे हुए लोग हैं, और फिर ये हो कि जनाब उनके नाम ना आए, और जो पक्के वाले लोग हैं जो बिल्कुल डूबे नहीं हैं उनकी लिस्टें तैयार हो जाएं और वो पैसे ले जाएं। मैं इसी इसी यही बात आपसे अभी अगर सवाल मेरा यही था कि जब हम लोग, मैं भी खुद भी प्रोग्राम्स जब हम लोग करने गए और हमारे जो रिपोर्टर हजरात थे वो भी उन्होंने ये हमें रिपोर्ट किया कि जिन लोगों के ज़रा ताल्लुकात बेहतर थे ब्यूरोक्रेट्स के साथ, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ, उन लोगों को जी राशन भी मिलते रहे, उनको कैंप्स में भी जल्दी दाखिला मिल गया। तो इस तरह के हालात से फिर किस तरह निपटा जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, बात ये है कि हम पूरी दुनिया में क्यों बदनाम होते हैं, यही गलत चीज़ें। और उसमें से 5-10 लोग ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते। उसमें यही होता है कि जैसे आपने खुद भी रिपोर्टिंग की, वहाँ गए, लोगों की बातें सुनी, तो मैं आपके इस टीवी जो चैनल है इस हवाले से पूरी दुनिया वसेब देखता है इस चैनल को, तो मैं यही कहता हूँ एज ए इस चीज़ को हम सजेशन दे रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहे हैं। ये पूरी कौमें जो है ना जितनी तरक्की कर गई हैं, उन्होंने यही एक दूसरे के साथ बैठ के अच्छी तजवीज़ें भी की हैं, कानून साजी भी की है, और वो इस नक्शे पे आए हैं कि वो तरक्की कर गए हैं। हमें एक तो ये सोचना चाहिए कि हम अगर बात कर रहे हैं तो किसी के ऊपर तनकीद नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, बुखारी साहब को नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। हम कहते हैं जो डूब गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, उनके पास एक शफाफ तरीके से टीम जाए, जिसमें ठीक किया इन्होंने, पाक फौज को, आर्मी को अच्छा किया है कि एक नुमाइंदा वहाँ पे चला गया। उससे क्या होगा, जो हमारी एजेंसीज हैं ना, वो क्योंकि एक्टिव होती हैं इस हवाले से, जो भी चीज़ें होंगी वो रख देंगे। अब उस पे ये जो भी बनाए कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा सिस्टम हो कि तमाम वो चीज़ें, इन्होंने कहा है कि 10 लाख देंगे, इन्होंने कहा है जी 5 लाख देंगे, इन्होंने कहा है जी मवेशी का 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितना भी मवेशी वहाँ पे हुआ है जी वो भी पैसे देंगे। तो मैं कहता हूँ कि एक देखें, आपका एक निज़ाम है ना जी यहाँ पे, तो अगर आम प्राइवेट आप निज़ाम चला सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट के पास इतने बड़े एजेंसीज हैं, वसाइल हैं, इनके पास इदारे हैं, इनके पास कोई 100 से ज़्यादा तो महकमे हैं, और वो तनख्वाहें ले रहे हैं, टीए ले रहे हैं, गाड़ियाँ हैं उनके पास। ये कौन सा इतना बड़ा इलाका है जो इनसे वो नहीं हो सकता? इतना बड़ा इलाका नहीं है जहाँ पर जो है वो हमें सूरत हाल जो है इस तरह की नज़र आ रही है। जलालपुर पीर वाला की ख़ास तौर पर बात करें तो अभी भी उधर जो हालात हैं वो ख़ासे संगीन नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग तफसीलन बात कर रहे थे कि इस वक्त ग्राउंड की जो सूरत हाल है वो क्या है। मलिक साहब, आप ज़रा हमें बता रहे थे कि जो इस वक्त सूरत हाल है ग्राउंड की वो क्या है। मुझे ज़रा आप तफसीलन समझाएं कि अब जब असेसमेंट स्टार्ट होगी वो किस तरह, क्या प्रोसेस है, वो जो पटवारी हजरात हैं वो घरों में जाके किस तरह असेसमेंट करेंगे, और क्या आप उम्मीद रख रहे हैं कि उन तक जो है वो माली इमदाद जो है वो पहुँच जाएगी? क्योंकि हम ब्रेक में भी कुछ क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे। देखिए जी, एक तो ये पटवारी सिस्टम जो है ना, ये हर चीज़ में घुसा हुआ है। पटवारी सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख लें, उनकी टीमें हैं, और वक्ती तौर पे जब कोई इस तरह के हालात होते हैं तो एक नया उन्होंने स्ट्रक्चर, एक नया निज़ाम, नए लोग लेके आते हैं, ईमानदार, जो बैठ के असेसमेंट करते हैं, और वो कौमें जो है ना वो फिर बिल्कुल ठीक। जापान की बात अभी बुखारी साहब ने की है, तो इस तरह काफ़ी और मुल्क हैं जहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो क्यों ठीक हो जाते हैं? बड़ी बड़ी उनके पास सुनामी और इस तरह के जल्जले और एटम बम जैसी चीज़ें हैं, तो वो क्यों हुआ है कि एक कौम है और वो बैठ के सोचते हैं कि यार इनकी मदद होनी चाहिए जिनका नुकसान हुआ है। यहाँ पे क्या है सर, पटवारी बुला लें, क्या है जी, तहसीलदार साहब को कह दें, और जी सब इंजीनियर को बुला लें, और लोकल किसी को नहीं पता जिसका नुकसान हुआ है, जो दरिया के साथ बैठा हुआ है, और उनके जो लोकल लोग हैं उनसे पूछा जाए। एक पंचायत सिस्टम पहले होता था, आज भी है, एक नंबरदारी निज़ाम था, आज भी है, तनख्वाहें भी ले रहे हैं उनसे। भाई आप उनसे काम लें, सिर्फ बुला लें, एक स्कूल में रख लें। स्कूल तो हर जगह पे है ना जी, गवर्नमेंट का है ना जी, बिल्कुल। या यूनियन काउंसिल तो हर जगह पे खड़ी हुई है। यूनियन काउंसिल में आप एक वहां पे दफ्तर खोल लें, और वहां पे आप बैठ जाए, आप ऐलान कर दें स्पीकर में कि यहाँ पे वो लोग आ जाएं जो सिर्फ तस्दीक करें
जो लोकल जो वहाँ के लोग हैं कि जनाब इसका घर गिर गया है, इसकी सड़क खराब हो गई है और यहाँ पे इनको राशन की ज़रूरत है, यहाँ चारे की ज़रूरत है, मवेशी की ज़रूरत है, यहाँ पे अब जैसे हालात सर्दियों के आ रहे हैं, यहाँ पे इनको बिस्तर चाहिए, टेंट चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, अब आप देखें कि इन्होंने क्या किया है जी, आए हैं जी, टेंट भी आए हैं, नो डाउट, राशन भी आया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जहाँ इन्होंने रखा है ताले में रखा है और वो 1 महीने से वहां पड़ा हुआ है। जब लोगों को पता चला कि जनाब ये वहां पड़ा है, जब खोला गया तो वहां कीड़े और चूहे और ये सारी चीजें निकली हैं। तो मतलब कहने का है कि ना तो इंसानी उसमें आया, काम में आया, और ना किसी हालत में उनको फिर जो है ना उसी दरिया में डालना पड़ा। तो वो देखिए ये जो चीज है, इसके लिए हमें यकीन जाने ये सारे पाकिस्तानी मिलके, मेरी एक तजवीज़ है कि जो लोकल है, पाक आर्मी है, इसी तरह के और अच्छे लोग जो महकमा माल में हैं या इरिगेशन में हैं, जिनका ये काम है। अब देखें ना, अब पानी आया तो इरिगेशन को आप बिल्कुल बिठाएं, लाजमी उनका होना चाहिए नुमाइंदा। और इसी तरीके से अगर आपकी ज़मीन जो है ना फसलात ख़राब हो गई हैं तो नहरी पटवारी अलग होता है, 2 पटवारी हैं, एक नहरी पटवारी है जो पानी का निज़ाम जानता है, और एक है आपका रेवेन्यू जो वो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, टैक्स लेता है, बयाना लेता है, या बाकी आपके मामलात हैं। जैसे बुखारी साहब ने कहा कि अब मिट्टी आ गई है, वो एक सिस्टम जो लाइनिंग है ना, सारी एकड़ हो, मुरब्बा हो, उसकी सारी मुस्ततील ख़त्म हो चुकी है, तो उसका भी एक नुमाइंदा होना चाहिए। और इसी तरीके से 3 नुमाइंदे वहाँ लोकल होने चाहिए, जिसमें नंबरदारी सिस्टम जो है ना उसको भी बिठाना चाहिए, चौकीदार को बिठाना चाहिए, और एक अच्छा देखिए इसमें पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं है, छोड़ दे। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमें वहाँ जो मैं उच्च शरीफ का हूँ, धूरकोट का हूँ, या पूरा जो हेड पंजनंद का इलाका है, वहाँ 5 दरिया आते हैं जी। अब मुझे पता है कि 5 दरियाओं की सरजमीन, और रावी, चनाब, सतलुज, ब्यास, और ये जो हमारा अपना है अपना झेलम, ये सारे आके वहाँ पे कहाँ से आके मिलते हैं, और उनकी वादियाँ, उनकी सारी झीलें और उनकी सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। अच्छा, मैं बता सकता हूँ कि आगे अगर आपने इनको बसाना है तो लोगों को अवेयर करें कि भाई ये दरिया का ये है, क्योंकि नेचर के साथ आप नहीं खेल सकते। तो वो टीमें पहले चली जाए कि भाई आप घर ना बनाओ। 5-5, 10-10 करोड़ के घर बने हुए थे वहां पे, बड़ी बड़ी डेयरी फार्म बने हुए थे, फिश फार्म, 1-1 अरब रुपए की फिश फार्म एक बंदे की, लोगों को हार्ट फेल हो चुके हैं। ये रिवरन एरियाज में बने हुए थे, ये बने हुए थे सर। और मेरा अपना हेड पंजनंद के ऊपर जो है ना वो फ्लोटिंग वाला जो था, जो केज फार्मिंग है, फिश फार्म, हमने वहां पे बनाया हुआ था। चले, हमने तो फ्लोटिंग था, हमने वहां से उठाया और वो रख दिया ना, हमें तो इस चीज की, चले वो जो भी वहां पे फिश थी वो चली गई, लेकिन वो जो हमारा सारा हमने बनाया था ना, वो भी हमें क्या था कि हम दुनिया में गए तो देखा कि ये फिश फार्म जो है ना, फ्लोटिंग जो होते हैं, जो केज फार्मिंग है ना, वो हमें करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो गड्ढे खोदे हुए थे, निकासों पे चले जाएं आप, जनाब ये जो है हेड मोहम्मद वाला, यहाँ चले जाएं तो यहाँ जितनी फिश थी अरबों खरबों रुपए की, वो दरिया की नजर हो गई। और वो फिश इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, वो अभी पड़ी है, आप जाके बदबू हुई पड़ी है, वो बेचारी थी तो खड्डों की, अब वो ना तैर सकती थी। और देखिए मिसमैनेजमेंट ये है कि आप उनको 1 महीना पहले कह देते कि यार इनको निकाल दो, तो ये कौन करता? ये हुकूमत का काम है, ये हमारी पूरी कौम का काम है। और कौम बन के ये ना कहेंगे जी मैं बादशाह हूँ एक इदारे का, मैं अपने इदारे का बादशाह हूँ। भाई हम एक कौम है यार, पाकिस्तानी है यार, हम बचाएं। पहले हम गुर्बत में पिसे हुए हैं, हम पानी को भी जो है ना हमने बड़ा ज़ाय कर दिया है। इतने अरसे 75 साल से ना ये स्वीट वाटर को हम धकेलते हैं, बस समंदर में धकेल दो जी, भागो जी भागो, इमरजेंसी लगा दो। और भाई इनके लिए आपके पास चैनल पड़े हैं, हाकड़ा एक हमारे पास चौलिस्तान में एक पूरी वैली पड़ी है, आप 10 से 15 लाख डैम बना सकते हैं वहां पे। यकीन अपना वो पानी इकट्ठा कर लें तो आपको 30 साल के लिए पानी, आपके पास पानी कितना है? 25 दिन का, 25 दिन का पानी है सिर्फ पूरे पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही, और हमने पाकिस्तान वो धकेला हुआ है उसको। भाई यहाँ आपके पास ये थल पड़ा हुआ है, अगर ये पानी आया है 10-12 लाख, ये थल में डाल देते, इसको उधर चैनलाइज करके इधर खड़ा कर देते, खड़ा रहता पानी और साल खड़ा रहता। उसके साथ आप देखें कि पूरी दुनिया से जब ये परिंदे आते हैं, वो आपका जो है ना एक सियाह आते हैं, सैर व तफरीह होती है। तो मतलब हमने जो है ना बस इसको समंदर में डालना होता है। बहुत कुछ हो गया। मेरा आपके चैनल के तवज्जुह से यही है कि अब इस पे ना हमें आगे जो कुछ हो गया है, हमें नहीं चाहिए भीख, हमें नहीं चाहिए 10 लाख, हमें 5 लाख नहीं चाहिए, हमें 1-1 लाख नहीं चाहिए। हमें ये जो ऊपर से फेंक रहे हैं ना जी जनाब
चने नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ये जो डैम है आगे और ये जो झीलें हैं, अच्छा इनसे और कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास ये चोलिस्तान पड़ा है, इतना बड़ा चोलिस्तान है, और वहां है हाकड़ा वादी है, सतलुज वैली पड़ी हुई है, वहां पानी को खड़ा करते हैं, वहां उनको पानी उधर कर देते हैं भावनगर के साथ। ये क्यों आता पानी इधर? इसका पानी का निजाम वहां बना हुआ पहले से, तो अगर वहां इसको मोड़ देते ये पानी वहां खड़ा हो जाता। न फसलात थी वहां, पानी की जरूरत थी, और वो चोलिस्तान लाखों एकड़ जो है ना वो मतलब 20 साल के लिए हमें वो बहुत ज्यादा जो है ना फायदा देता पानी, और थल में ये पानी इधर कर देते। मतलब इस तरह के हम काम करें ना, तो ये काम तो हम लोगों को आगे स्टेप लेने की ज़रूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। सर, जहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ नाकामी है वहीं पर कुछ लोग हम ये भी देखते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट की नाकामी है जो मैं सवाल पूछने लगा हूँ कि इलीगल ऑक्यूपेशन हम देखते हैं रिवरन एरियाज़ में, लोग जो हैं वो कंक्रीट के मकान भी बना लेते हैं, वहाँ पर बसना शुरू कर देते हैं। तो अब जब ये सैलाब आया तो इस एरिया की जो रिहेबिलिटेशन है वो अब हुकूमत की जिम्मेदारी है या जो लोग जो पहले यहाँ पर बस रहे थे उनकी जिम्मेदारी है? और अगर अब ये जो पानी की वजह से वो सारा इलाका ख़राब हो गया तो उन लोगों का क्या होगा? उनके घर कहाँ पर बनाए जाएंगे? उनको किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाएगा? देखिए, एक तो ये है कि ये हमें समझते हैं कि हमारे जो बेट के इलाके हैं जिनको हम सैलाबी इलाके कह रहे हैं, वहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं है, ठीक वो है, लोगों की ज़ाती ज़मीनें हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे जो दरिया है ना वो लोगों की ज़मीनों में बहते हैं। असल मसला ये है, हमने कोई स्पेसिफाइड तो किया हुआ नहीं है कि ये दरिया है, वो दरिया जितना ही फैल जाए 30 किलोमीटर फैल जाए, उधर कटाव करता है ज़मीन बाहर निकाल आता है, इधर कटाव करता है ज़मीन जो है वो अंदर ले जाता है। तो जो मेरी इधर ज़मीन है वो कटाव में चली गई, दरिया में चली गई, उधर बाहर निकाल दी, मैंने आबाद करना शुरू कर दिया। अब देखें ना, मेरे इतना बड़ा एरिया है जिसको आपने 70 किलोमीटर तक पार्ट है दरियाओं का, ठीक है, आपने छोड़ा हुआ है उनको दरिया की हदूद बना के। तो हम ये कहें कि लोगों को कि वहाँ काश्त ना करें, तो ये मुमकिन नहीं है ना। जिनकी ज़मीन है, जिन्होंने अपनी गुजर बसर करना है, जहाँ पर दूसरा खरीदी हुई है ज़मीन, जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक वो डिमार्केट की जाती है कि आपका कौन सा हिस्सा दरिया का है। अब ये है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमने लोगों के ज़हनों में डाल दिया कि अब सैलाब नहीं आएगा, ये अब सतलुज में तो कोई सैलाब नहीं आना, रावी में तो पानी आना नहीं है। हमने पहले प्लान कर दिया था रावी में हम जो है ना, रावी में अब लाहौर का पानी डालेंगे और वहाँ पर बस्तियाँ बसानी शुरू कर देंगे, जी पानी तो आना नहीं है। तो लोगों ने यही ज़हन में समझा कि अब तो पानी नहीं आना, तो उन्होंने ये, वरना जो दरियाई इलाकों के रहने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये हमेशा ऊंचे थड़ों पर अपनी कच्चे मकानात बनाते हैं, आबादियाँ, फसलें काश्त करते हैं जब भी पानी आता है, और ये इनमें से अक्सर अपने घर जो है वो बंद के पार बनाते थे, ठीक है, ताकि जैसे ही पानी आया अपने अफराद और माल मवेशी उधर शिफ्ट कर दिया, पानी चला गया, फिर दोबारा सारी चीज़ें ठीक कर ली। अब जब हमने ये तासुर दिया कि जी पानी नहीं आएगा, लोगों के जहनों में बैठ गया कि जी पानी नहीं आएगा, तो वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी शुरू कर दी, जिससे नुकसान हुआ है। तो एक तो इसको ये जो मॉडल है इसको बदलने की ज़रूरत है। पहले वाला मॉडल ठीक है कि आप कच्चे मकान हों, आप सारे लोग जो बेड में बसने वाले हैं वो 5 मरले का 10 मरले का घर जो है बंद के पार भी बना के रखें, ठीक है, आप जाएं खेती बाड़ी करें वापस आ जाए। इसको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को ना, कि वहाँ पर पक्के मकानात ना बने। अब आपने जहाँ वहाँ कच्ची आबादियाँ हैं जो सैलाब के अंदर हैं, आपने वहाँ बिजली पहुँचाई, आपने गैस पहुँचानी शुरू कर दी, तो जाहिर है वो लोगों ने कहा कि ये सेटल एरियाज हो गए। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यही जो आपकी कच्ची आबादी होती है, यही आप लोगों को जो है वो एक बफर होता है आपके रिवर का, जो पानी जो है वो सोक कर लेता है, क्योंकि क्लेई लैंड होती है बिल्कुल साथ वाली। तो लेकिन वो फर्टाइल भी तो है ना, बिल्कुल फ्लैट भी है, पानी भी कम चाहिए, वहाँ रखेजी है, कंक्रीट वहाँ पर नहीं बनाने चाहिए। आप अगर बंद के ऊपर जाएं तो बंद के ऊपर खड़े होकर देखें तो जो दरियाई सैलाबी इलाका होगा वहाँ के जो घास है उसकी रंगत और दूसरी की रंगत में फर्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपको महसूस होगा कि भाई ये फर्टाइल, इसकी फर्टिलिटी जो है उसकी फसलों में नजर आ रही होती है। तो हम उसे ज़ाय तो नहीं कर सकते ना, हमने उसे आबाद करना है। लोग ये सोचते हैं कि ठीक है यार ये गंदम तो होती है, अच्छा चले फ्लड आते हैं तो अब ये जो अगला सीजन है इसमें तो फ्लड नहीं आने ना, गंदम तो काश्त होनी ही होनी है। और ये बड़ा जरिया है, ये सारे जो हमारे बेट के इलाके हैं यहाँ बड़े पैमाने पर गंदम काश्त होती है। ये हमारे पास जो इतना वाफर अनाज हो जाता है ये इन्हीं इलाकों की बदौलत है कि वहाँ पर इतनी काश्त होती है।
अच्छा वो एहसास है, वो कपास नहीं काश्त करते, उन्हें पता है कि ये फ्लड आ जाएगा तो सर, लेकिन क्योंकि हमने खुद एक तासुर ऐसा दिया, फिर हमने अपने दरियाओं को स्पेसिफाइड नहीं किया, कभी उनमें से भल नहीं निकाली, कभी उनको साफ़ नहीं किया, उनको गहरा नहीं किया ताकि पानी उनके अंदर रहे, तो ये उसकी जो कोताही है, हुकूमतों की कोताही, खमियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। हुकूमतों की जो कोताही है, हुकूमतों की जो इसको नाअहली है, उसका खमियाजा जो है वो आम आवाम भुगतती है। नाज़रीन, इसके हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे जो हुकूमती नाअहली है या इनकॉम्पिटेंस है, उसके बारे में कि उसका खमियाजा जो है वो आम आवाम जो है वो भुगतती है। बुखारी साहब, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा ये पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, हमारे यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो कैनाल सिस्टम है, हमने नहरें काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं, तो हम इसको अपने उन इलाकों की तरफ क्यों नहीं लेके जाते जो कि बंजर हैं, जहाँ पर पानी की जो सूरत हाल है वो उस तरह नहीं है। लोग जो हैं वो वाटर स्ट्रेस्ड हैं, वो इलाके, वहाँ पर NGOs जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो हम उधर भी तो लेके जा सकते हैं, इनको कैनाल स्ट्रक्चर पूरा बनाया जा सकता है। ये हम जिस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं वो है तो बहुत अच्छी, इसमें कोई मजाक नहीं है, लेकिन उसके लिए वसाइल चाहिए ना, बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए। हम जिन जिन मसलों में घिरे हुए हैं, अगर आप उनको कीनली देखेंगे वो आप परेशान हो जाएंगे कि हम अभी अपने लोगों को तालीम नहीं दे पा रहे। हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर फिर रहा है, सेहत की सूरत हाल अच्छी नहीं है, रोज़गार नहीं है, ठीक है। अच्छा, वसाइल की ये सूरत हाल है कि हम काफ़ी अरसे से देअमीर भाषा बनाना चाह रहे थे, बड़ी कोशिश कर रहे थे, हमें कोई दुनिया से फंडिंग नहीं मिल रही थी, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो फ्लड की सूरत हाल है। हमारे यहाँ ये जो हिल टॉरेंट्स हैं, जिसको हम रोदकोइयाँ कहते हैं, वहाँ इतना पानी आता है कि जो हमारे डैम्स हैं उनसे डबल पानी जो है वो हम वहाँ ज़ाया करते हैं जी। तो वहाँ छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं। ख्वाहिशात तो बड़ी अच्छी हैं, हुकूमत भी ये सोचती है। जब हम आम लोग बैठ के सोचते हैं तो हुकूमत के जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो बैठ के इस पे सोचते हैं, लेकिन वसाइल चाहिए। हम एक मसले से बाहर नहीं निकलते, दूसरा मसला खड़ा होता है, तो ये इस वजह से हम घिरे हुए हैं। सर, जहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमने पहले लाइफ स्टॉक की बात की, हमने ये बात की कि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हम ये देखते हैं कि हमें कुछ तजवीज़ की जा रही है कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से। मियां आमिर साहब कुछ दिनों पहले उन्होंने मुल्तान का दौरा किया, उन्होंने कहा जी एक सूबा बना दिया जाए, नए सूबे बनाने चाहिए। आपका इस नए सूबों के बारे में क्या मौक़िफ़ है? क्या इससे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें फ़ायदा होगा या उल्टा हमें नुकसान होगा? नुकसान की मैं सर बात ज़रा एक्सप्लेन कर दूं, मैं पूछना क्यों चाह रहा हूँ इसमें। हमारे यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद पे सूबे नहीं बनने चाहिए, इससे इंतशार फैलेगा। कल को जितने भी छोटे छोटे ज़बान बोलने वाले लोग होंगे वो कहेंगे अब हमारा भी एक अलहदा सूबा बना दिया जाए। तो इस पूरी ज़रा गुफ्तगू को हमारे लिए एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, ये जो लिंग्विस्टिक एथनिक ये जो मामलात हैं ना, ये हमारे अपने फैलाए हुए हैं, ठीक है। आपने इस वक्त मुल्क में 4 सूबे हैं ना, जी सर। किस बुनियाद पे बनाए? वो 2 भी तो हो सकते थे ना जी। 4 क्यों बनाए? 2 भी थे सर एक टाइम पे। अच्छा, वेस्ट पंजाब, वेस्ट पाकिस्तान जी। तो आपने ये 4 सूबे बनाए, कोई फार्मूला था ना जिसको सामने रखे जी, उसी फार्मूले को सामने रख लें। अगर ज़रूरत पड़ती है कि मज़ीद सूबे बनाए जाएँ तो उसी फार्मूले के तहत बना लें। अच्छा सर, अब इस पे मैं हिस्टोरिकली एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बंगाल की पार्टीशन हुई थी 16 अक्टूबर 1905 में, तो उसके बाद पूरे बंगाल में दंगे फसाद शुरू हो गए थे, जबकि हमारे नवाब सलीमुल्लाह खान साहब जो हैं उन्होंने फिर सियासत भी छोड़ दी थी। जब इसको दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिवली जोड़ दिया गया, अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से ही पहले पार्टीशन किया गया, उसको दोबारा जोड़ दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे। तो वो तो एक बैड इंटेंशन की वजह से ये सारा कुछ हुआ था ना, एक नीयत थी जिसकी खातिर जो है एक ऑब्जेक्टिव हासिल करना था, इसलिए ये सारे मसाइल हुए। अब तो हम देखें ना, बेहतर इंतजामी अमूर के लिए मजीद सूबे चाहते हैं, उसमें कोई मजायका नहीं है। देखें, अगर आप आज पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, कल 20 करोड़ का हो जाएगा, बिल्कुल 25, आप कब तक नहीं मजीद सूबे बनाएंगे? आखिर आपने सूबों की तरफ जाना ही जाना है ना। अगर आपकी आबादी फैल रही है तो आपने ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बेहतर करनी है। तो अगर आप अभी नहीं सोचना चाह रहे तो इस पर कमीशन बना दें, बैठ के वो गौर करना शुरू कर दें कि जी पिछले सूबे किस बुनियाद पे बने हुए। आप एक तरफ रख दें, लसानियत को एक तरफ रख दें, बाकी चीज़ों को
आपने इंतज़ामी अमूर को तो बेहतर करना है ना, तो उसके लिए आखिर आपने ये तय कर लिया कि हमने मजीद सूबे नहीं बनाने, या तो ये बता दें कि जी हमने ये तय कर लिया कि हमने ताक़यामत पाकिस्तान में मजीद सूबे नहीं बनाने। जब आपने बनाने हैं, ठीक है, तो उसका फार्मूला खुद डिज़ाइन कर लें ना, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठा लें, कमीशन बना लें, उस पर डिबेट शुरू कर दें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो ये इसमें बेहतर हल तो ये है कि हम इसका आगाज़ करें। अगर नहीं होगा, इसमें जितनी ताख़ीर करेंगे उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगी, तो इस पर हम बेहतर कर लें। असल में वो जो अभी आप कह रहे थे ना, ये जैसे ये सूबों की बात है या सैलाब की सूरत हाल है या हिल टॉलरेंस की बात है, या और वो एक फैज़ का शेर है बड़ा मशहूर ना, वो हम ये ख्वाहिश करते हैं ना, ये ठीक कर लें, ये ठीक कर लें, भाई ये जामा इस हद चाक बदल लेने में क्या था, ये 100 जो चाक हुए हैं तो उसको बदल लेते तो क्या था, फुर्सत ही न दी फैज़ कभी बखिया गरी ने। तो हम एक चीज़ को अभी बखिया लगा रहे होते हैं, दूसरा मसला आता है, वो उसको ठीक कर रहे होते हैं, तीसरा मसला। हम पिछले 30 साल से तो हालत जंग में। जासिफ साहब, हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, हम लोग पहले सेगमेंट के आखिरी हिस्से में। मुझे ज़रा बताएं कि अभी इंटर प्रोविंशियल हारमनी भी जो है वो बड़ी मुतासिर हुई, हमारे सूबों के ताल्लुकात इस सैलाब की वजह से काफ़ी मुतासिर है। आप मेंबर प्रोविंशियल असम्बली भी रहे हैं, तो जब लोग जो हैं वो जो आपसे तवक्को रख रहे होते हैं कि अब हमारी जो है वो फलाह के लिए काम किया जाएगा, लेकिन हमारे दो बड़े सूबे आपस में उनके चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए तल्ख कलाम इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों से हम कब निकलेंगे और हम जो है वो मिलकर बैठ के हल निकालेंगे इन सारे मामलात का? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि दोनों पार्टियाँ, मैं सही बात कर देता हूँ, पीपल्स पार्टी हो या नून हो, ये दोनों गवर्नमेंट में है। बिल्कुल, मतलब सिंध इनके पास है, पंजाब इनके, पाकिस्तान इनके पास है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इससे कोई कौम को कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, कौम को क्या फायदा है, या हमें सैलाब में हम फंसे हुए हैं, हमें क्या फायदा है। और दूसरी बात ये कह दूं कि अब सैलाब में जितने लोग हैं वो पीपल पार्टी, नून या कोई और जमात के या किसी हवाले से नहीं है, वो एक सैलाब जदगान है, उसमें मैं भी शामिल हूं। उसमें हम जहां से ये सैलाब ने तबाहकारियां की हैं, वहां से आप कराची तक चले जाएं, जिनके नुकसान हो गए हैं, वो एक पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ यही सोच रही है कि खुदारा ये पॉइंट स्कोरिंग बंद करें। इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है, इस वक्त सर्दियां आ रही हैं, इस वक्त हालात इस किस्म के हैं, ना इलेक्शन के हालात है, ना कोई इलेक्शन चाहता है, ना कोई लोकल इलेक्शन चाहता है। इस वक्त तो लोग इसमें फंसे हुए हैं कि यार खुदारा हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है ना, वो ठीक कर दे, और हमारे जो मसले मसाइल आने वाले हैं ना, सर्दियों में आप देखिएगा बहुत बड़ी अमवात हो चुकी हैं और बहुत बड़ी आने वाली है। इस पे अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई माहौल बन जाता है, आपने सूबों की बात की है ना, अब आप ये मुझे बताएं कि यहाँ पे हमारा जनूबी पंजाब, सिर्फ हमारे पास 10 सेकंड है, जल्दी जनूबी पंजाब कहा जाता है, जनूबी पंजाब में यही हमें चाहिए कि हम जल्दी पहुंच जाए, हमारे पास वसाइल नहीं है। हमने अगर किसी को बात बतानी है तो हमें यहाँ मुल्तान बना लें या भावलपुर बना लें या डीजी खां बना लें, हम पहुंच जाए, बता सकें कि हमारा ये मसला है, बता सकें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आज हमारे साथ आप प्रोग्राम में मौजूद थे, हमने बहुत इन डिटेल गुफ्तगू की। बुखारी साहब, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हमने बहुत आपका एक्सपर्ट व्यू लिया और इस वक्त जो ग्राउंड की सूरत हाल है उसके हवाले से हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेगमेंट जो है वो अच्छा लगा होगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है सैलाब की, उस हवाले से बड़ी ऑल इनकम्पेंसिंग जो है वो गुफ्तगू की, इन डिटेल हमने गुफ्तगू की कि इस वक्त ग्राउंड की रियलिटी क्या है। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर सुल्तान, जो कि वाइस चांसलर हैं नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। इनसे डिटेल में बात करेंगे कि इन्होंने अपने टेन्योर में क्या क्या इकदाम उठाए हैं यूनिवर्सिटी के लिए। इसी के साथ साथ अभी जो हमारे कन्वेंशनल कुछ जो डिग्रीज़ थी, लोग उसको ऑप्ट नहीं कर रहे, स्किल्स की तरफ जा रहे हैं या कंप्यूटर साइंसेस की तरफ लोग जो हैं वो बहुत मूव कर रहे हैं। तो इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया रोहित चैनल का सर, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर मुझे बताएं कि इस वक्त जो इंजीनियरिंग का शोबा है इन जनरल,
उसमें लोग उसको उस तरह ऑप्ट नहीं कर रहे हो, कहते हैं कि जी हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हर साल बहुत से इंजीनियर्स जो हैं वो पास आउट होते हैं, लेकिन मार्केट में उनकी डिमांड नहीं है। फिर ब्रेन ड्रेन भी होता है, लोग बाहर जाते हैं। इंटरनेशनली भी जो है वो उस तरह मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। तो आप ज़रा इसके बारे में हमें तफसीलन बताएं। जी, इसमें देखें जी, आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली ये दो पार्ट पे, कि एक तो कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जी दूसरा इसका फर्स्ट पार्ट है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही। जी तो वेरी मच क्लियर कि जब जॉब नहीं मिलेगी किसी जगह पे, तो लोग अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने किचन को रन करने के लिए, अगर हम कह सकते हैं, तो वो फिर बाहर जाएंगे, माइग्रेट होंगे, ब्रेन ड्रेन जिसे आप कह रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव पहलू भी हैं कि जब लोग बाहर जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स बाहर से हमें एक अच्छा रेवेन्यू भी मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री अगर डेवलप कर जाए प्रॉपर तरीके से, जो होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट होनी चाहिए, किसी भी मुल्क में अगर हम देखें, अगर उसका जीडीपी निकालते हैं, टेक केयर करें उसकी, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एंड रिजल्ट यही आता है कि हमारा जीडीपी उस वक्त डेवलप होगा अगर हमारी इंडस्ट्री डेवलप करेगी। तो बिल्कुल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। अगर इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है तो हमारा कोई भी इंजीनियर किसी किस्म का, किसी भी शोबे से ताल्लुक जो हमारा इंजीनियरिंग का, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या व्हाटसोएवर, तो किसी भी बंदे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, इस वक्त जो सूरत हाल है आपकी यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में ज़रा अपने इक़दामात बताएं कि आप जो है वो किस तरह, क्या क्या आपने अपनी यूनिवर्सिटी में इक़दामात उठाए, ख़ास तौर पर क्योंकि अब जो दुनिया है वो डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव करी है। तो इस तरह के कोई नए आपने कोर्सेज लॉन्च किए स्टूडेंट्स के लिए? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं तो देखें, मेरा क्योंकि ताल्लुक यही मुल्तान से है, तो मुल्तान की ये यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो इसमें मुझे ये मौका मिला सर्व करने का, तो इसमें बहुत सारे फ्लाज थे। इसमें अगर मैं बात करूं तो एमएनएस एग्रीकल्चर और एमएनएस जो यूईटी इंजीनियरिंग की हमारी यूनिवर्सिटी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो एग्रीकल्चर खासी आगे चलेगी। आपने देखा होगा कि साउथ पंजाब की एक अच्छी यूनिवर्सिटियों में थे, लेकिन हमारे यहाँ अगर यूईटी मुल्तान की हम बात करें तो खासी लैग। रीज़न क्या? तो मैं इसमें यही बड़ा क्लियरली बात करूंगा कि देखें, जो हमारे वाइस चांसलर हजरात जितने भी आए यहाँ पे मुल्तान में एमएनएस यूईटी इंजीनियरिंग के अंदर, तो अल्टीमेटली आप देखें वो सब के सब मुल्तान से नहीं थे, मुल्तान से बाहर से थे। जबकि एमएनएस एग्रीकल्चर को अगर आप देखते हैं तो वो वीसी यहीं से थे, मीन्स के मुल्तान के पेरिफेरी से थे, खानेवाल से उनका ताल्लुक। अभी दोबारा फिर उनको अल्लाह ने मौका दिया। तो अल्टीमेटली जो बंदा यहाँ से इस खिते से बिलोंग करेगा, इस एरिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको डिलीवर कर पाएगा। क्योंकि देखें, इंसान है, उसकी ज़रूरियात हैं। बच्चे अगर इस्लामाबाद में हैं, बच्चे अगर लाहौर में हैं, तो वो अल्टीमेटली वीकेंड पर ट्रैवल करें, तो यूनिवर्सिटी को कम टाइम मिलता है। तो मैं क्योंकि यहीं से था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी को पूरा प्रॉपर तरीके से टाइम देना शुरू किया। जैसे मुझे इसका ऑर्डर मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ। तो मेरे इनिशिएटिव की अगर आपने जैसे बात की, तो मैं बड़ा क्लियरली कहूँगा कि हमारा जो कैंपस है वो लाड़ में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बहुत सारे उसमें स्टे ऑर्डर हुए थे, लोगों को कब्ज़ा माफिया था, कुछ इस तरह की चीज़ें। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बात करूँगा कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने आके सॉल्व किए अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन अभी भी एक रोड का प्रॉब्लम चल रहा है। रोड जो कि मेन ट्रैक भावलपुर रोड से अंदर लाड़ तक जो यूनिवर्सिटी मेन कैंपस तक जा रही है, वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर की रोड है। तो उस पर भी अब इस वक्त भी कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो मोहम्मद नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पे आज भी उसके रोड जो है वो 2 वे रोड है। एक रोड बनी हुई है, दूसरी रोड पर लोगों ने अभी भी घर और फसलें उगाई हुई हैं। मैं कमिश्नर साहब से खैर मिला, कमिश्नर मुल्तान से, उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम दिया, मैंने जब भी मिलना चाहा उनके साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स रुकी हुई थी, CNW काम कर रहा है। CNW मेरे आने के बाद मैंने उनसे मीटिंग्स की, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अल्टीमेटली काम शुरू हुआ और काम डे एंड नाइट वेरी स्पीडली चला। और इस वक्त आप कह सकते हैं कि अराउंड 85% कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें ये रोड की जो 1-2 इशू हैं, और उसके बाद बाउंड्री वाल हमारी रुकी हुई थी, लोग उसके कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे थे, तो वो भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 1-2 इशू रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कमी वीक में हो जाएंगे। इंशाल्लाह जल्दी जो है वो आप कंप्लीट करा लेंगे। सर, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इस तरह के पॉजिटिव जो हैं वो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर किया जा रहा है, वहीं पर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से खासा नाला नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है वो एडमिशन नहीं लेंगे, हम स्किल्स
जो है वो सीख लेंगे, कुछ जो है वो फ्रीलांसिंग की स्किल सीख लेते हैं, फ्रीलांसिंग में जिसमें एडिटिंग की सीख ली, डिजिटल मार्केटिंग की सीख ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीख ली, तो आपको क्या लगता है कि डिग्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ यू, या आप स्किल सीख लें और आपको मार्केट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी? जी, इसमें देखें बड़ी क्लियर से इसको, आपका क्वेश्चन जो है ना, बड़ा इम्बिग्यूटी इसमें आ रही है कि एक हार्ड स्किल की तरफ हम जाते हैं, एक सॉफ्ट स्किल। आपने एआई की बात की, आपने कंप्यूटर स्किल की बात की। अगर तो हम सॉफ्ट स्किल की बात करें तो हम एक रूम के अंदर बैठ के वो हम कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी एजुकेशन है वो हम रूम में बैठ के उसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हम खुद भी इंडिपेंडेंटली सीख सकते हैं। एआई हमें आजकल बहुत सपोर्ट कर रही है, ये जो वर्जन आया चैट जीपीटी है आपके पास, अब उसको देखें और उसके बाद आप चीज़ें लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड स्किल की बात करें, पर देख रहे हैं आपका ताल्लुक जर्नलिज्म से है, जर्नलिज्म में आपने डिग्री की, डिग्री करने के बाद आप यहाँ पे बैठे हैं, या आप ये चैनल या जो भी चल रहा है चीज़ें इस वक्त, तो हमारे यहाँ अगर हम कहें कि डिग्री कुछ नहीं है तो ये भी बात गलत होगी, अगर हम कहें कि स्किल कुछ नहीं है तो ये भी बात गलत होगी। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। सर, हम लोग इसको डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? डिग्री और स्किल को अलग-अलग हम क्यों बाइफरकेट क्यों कर देते हैं? नहीं, हम लोग क्यों, जब हम डिग्री करने जा रहे हैं, अब मैंने अगर 4 साल की जर्नलिज्म की अपनी डिग्री किया तो लामहला तौर पर मैंने उसमें कुछ चीज़ें सीखी हैं, मैंने पढ़ा है, मुझे इंटर्नशिप के बगैर डिग्री नहीं दी जाती थी, मैंने मार्केट में इंटर्नशिप की, उसके बाद मुझे जो है वो डिग्री उन्होंने दी कि अब आप हाँ जी काबिल हैं इस वक्त मार्केट में। तो ये एक मिथ क्यों है, मिथ है, या एक लोग इसको डिग्री और अलग इस स्किल्स को अलग-अलग क्यों जो है वो देखते हैं? एक्चुअली ना, ये हमारे यहाँ ये जो आपने मिथ की बात की ना, ये डेवलप हो चुकी है, और इसमें हम मोस्टली एक वर्ड यूज करते हैं कि डिग्री एक महज कागज का टुकड़ा है, वो हमने इसको बना दिया कागज का टुकड़ा। अगर हम इसे देखें कि डिग्री अगर हम इतने पैसे देने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट को, आजकल फीसें इवन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की भी खासी ज्यादा हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। रीजन ये है कि गरीब आदमी के बच्चे ने भी तो पढ़ना है ना, तो इतनी फीसें देने के बाद अगर आपने सिर्फ वो कागज़ का टुकड़ा ही खरीदना है तो फिर तो यही बात है कि फिर उस डिग्री से बेहतर है कि आप उस टाइम पीरियड में वो पैसा भी बचाएं और कोई स्किल गेन कर लें। लेकिन अगर वो इतने पैसे लगाने के बाद जिस डिग्री की आप बात कर रहे हैं, जिस डिग्री के लिए एक बच्चा आता है 2 साल 4 साल या वर्ष या जो भी टाइम पीरियड गुजारता है, उस स्पैन के अंदर अगर वो कुछ ना कुछ अर्न करता है, लर्न करता है, मीन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अगर हम करेंगे तो इट मीन्स लर्निंग के बाद वो इस पोजीशन में आ जाएगा कि एक अच्छी अर्निंग कर सकेगा। इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है भाई कि डिग्री जिस वक्त किसी भी डिग्री में कोई स्टूडेंट आता है ना, अगर वो अपनी सोच उसकी ये है कि मैंने कुछ ना कुछ सीखना है, तो आपको वहाँ पे उस्ताज़ा कराम की सूरत में बहुत सारे लोग मिलते हैं। उस्ताज़ा कराम, मैं ये नहीं कहता कि सारे अच्छे हैं और जनाब ऐसे हैं, तो लेकिन मैक्सिमम लोग आपको कुछ ना कुछ देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो जब आपने भी डिग्री की तो आपने कुछ ना कुछ गेन किया, तो वो जो गेन आप कर रहे हैं ना, उसका अल्टरनेट कुछ नहीं है। और उस्ताद जो है एक चलती फिरती बुक है जो कि आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ डिलीवर करता है। तो एक्चुअली डिग्री करने का जो मेन है, जिसे हम कागज़ का टुकड़ा कह रहे हैं, तो वो कुछ क्रेडिट आवर्स हैं, वो 10, 15 या 20 जो भी क्रेडिट आवर्स हैं उस डिग्री की प्री रिक्विजिट्स, वो जब आप अपना अटेंड करते हैं वो प्री रिक्विजिट, तो अल्टीमेटली आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाएँ। तो ये बेसिकली हमारा। सर, जब हम लोग कोई डिग्री लेने जाते हैं, कोई भी इंतखाब करते हैं किसी डिग्री का, हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी मायने रखी जाती है जी, इस डिग्री का स्कोप क्या है? आप पहले मुझे बताएं कि क्या स्कोप को दिमाग में रखना चाहिए, जहन में आपके स्कोप होना चाहिए कि मैं कि आगे मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, या हमारी जो अपनी पर्सनल स्किल्स हैं जिसका बच्चे को पता होता है कि मैं इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस सब्जेक्ट हूँ, तो मुझे उसको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली हमने अर्निंग की तरफ जाना है, हमने अपना घर बार भी चलाना है। तो क्या चीज़ होनी चाहिए डिग्री को चूज़ करते वक्त? इसमें भी देखें, अनफॉर्चुनेटली ना हमारे यहाँ पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि ये अलमिया है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना वो डॉक्टर बन जाए जी, इंजीनियर बन जाए, या इस तरह से कुछ और फील्ड्स आ गए। अब मोस्ट रिसेंट अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो मैं यहाँ पे बल्कि आपको ये बता दूं कि आपने वो MNS UET का तज़किरा भी किया जी। तो मैंने जब ये चार्ज संभाला तो उस वक्त एडमिशन उसके बाद शुरू हुए, तो इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस को देखते हुए वहाँ पे CS AI और साइबर सिक्योरिटी शुरू भी किया, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का। तो इट मीन्स के बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इस तरफ आएँ। अब अगर एक बच्चा है वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, लेकिन उनके पेरेंट्स का ख्वाब है कि डॉक्टर बनाना है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चे का इंटरेस्ट देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, फिर उसको हमारी सोसाइटी, हम पेरेंट्स बीइंग द पेरेंट्स, हम उस बच्चे को सपोर्ट करें। अगर ऐसी बात होगी तो बच्चा बहुत आगे तक बहुत एक्सेल करेगा।
बच्चा एक्सेप्ट करेगा, लेकिन सर बच्चे को पता किस तरह चलेगा कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं? मैट्रिक या एफएससी में हम लोग एक वही तालीम जो है वो, कुछ लोग हमारे यहाँ तो वैसे तालीम भी डिफरेंट है, कुछ OA लेवल से आते हैं, कुछ एफएससी करते हैं, मैट्रिक करते हैं, तो बच्चे को अपनी इंटरेस्ट के बारे में किस तरह पड़ेगा? आपको तकरीबन एकेडमिक्स में 25 साल हो चुके हैं अब, तो आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे स्टूडेंट्स के लिए कि आपको अंदर अपने झांकने की किस तरह ज़रूरत है, और आपको किस तरह पता चल सकता है कि आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। ये देखिए, बच्चे जिस वक्त इवन प्ले ग्रुप में भी होते हैं ना, प्ले ग्रुप नर्सरी में जिस वक्त बच्चे जाते हैं तो उस वक्त से बच्चों का आइडिया हो जाता है कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। आप खिलौने रख दें बच्चों के सामने, कुछ होंगे खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देंगे, कुछ होंगे उनको तोड़ना शुरू कर देंगे, कुछ होंगे उन पर राइड करना शुरू कर देंगे। तो हर बच्चे का एक अपना अपना एटीट्यूड होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा। बिल्कुल, वो बेसिकली वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है इन देयर चाइल्डहुड, बचपन में, कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरफ जाएंगे, और वो उनकी बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन है। अगर उनको उस तरीके से उस पैटर्न पे लॉन्च कर दिया जाए तो ऑफ कोर्स बच्चे आगे देखें। स्टेथोस्कोप यहाँ टेबल पे अगर हम रखें, 10 बच्चे आ जाएं तो कुछ उसको ला के कान को लगा के, जैसे डॉक्टर अंकल करते हैं, उसका करना शुरू कर देंगे। एक सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर देगा, मैकेनिकल इंजीनियर है, मशीन को देखना शुरू कर देगा। तो वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि ये बच्चे क्या चाह रहे हैं। तो जब मैट्रिक तक पहुंचते हैं बच्चा, तो उसकी ये स्किल डेवलप हो चुकी होती है। तो मैट्रिक में हर बच्चे को, और आज जो सोसाइटी हम जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, या जो AI की हमने बात की, तो उससे हम हेल्प लेके बड़ा क्लियर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, मैं ये बात करूंगा, सॉरी आपकी बात काटी, कि इसमें बच्चे की जो कंसंट्रेशन है वो पेरेंट्स उसका ख्याल ज़रूर रखें। अगर नहीं रखेंगे तो वो बच्चा प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा, और उसके बाद फिर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये जिम्मेदारी जहाँ पर सर आप बता रहे हैं कि बच्चे की है, उसने खुद अपनी सलाहियत का अंदाज़ा जो है वो लगाना है, इसी के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की इंटरेस्ट देखें, बच्चे का ये इंक्लिनेशन देखें कि वो किस चीज़ को जो है वो पसंद कर रहा है, कंप्यूटर साइंसेस में गेम्स खेल रहा है या वो हेल्थ साइंसेस की तरफ है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका किरदार क्या होना चाहिए, पेरेंट्स का किरदार क्या होना चाहिए, और डिग्री ऑप्ट करते वक्त हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नज़ीर, जो कि हमें वेदर के हवाले से तफसीलात देंगे। जी सलमान। मुल्तान का मौसम जो है वो अब इस वक्त यकसानियत का शिकार है। वो ये कि इसी वजह से कि रातें जो हैं वो मुल्तान की ठंडी हो चुकी हैं, और दिन जो है वो अब इस वक्त गर्म महसूस होता है। और इस वक्त ये पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से ही ऐसे ही चल रहा है कि मौसम जो है वो दिन में अच्छी खासी गर्मी जो है वो देखने को मिलती है और महसूस होती है। उसी के साथ साथ जब शाम होती है तो मौसम यकसा तब्दील होकर ठंडक की तरफ चला जाता है, और रातें जो है वो अच्छी खासी ठंडी जो है वो महसूस की जाती हैं। हवाएं भी रात को ज़रा तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो ठंडक का एहसास है वो भी बढ़ जाता है। मगर दिन के वक्त जो है वो हवाएं ना चलने से गर्मी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा देखने को मिलता है। आज सुबह से ही देख रहे हैं हम कि मुल्तान शहर पर सूरज जो है वो अपनी आबोताब से चमक भी रहा है और रोशन भी किया हुआ है। दूसरी जानिब हल्की फुल्की गर्द जो है वो फिजा में महसूस की जा सकती है। इसी के साथ साथ बात करेंगे हम दर्जा हरारत के हवाले से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 36 डिग्री को छुएगा। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 30 डिग्री तक पहुंच चुका है, और 34 डिग्री की गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 73% रिकॉर्ड किया गया है, और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे गर्मी का एहसास जो है वो बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के कोई आसार नजर नहीं आते। मुल्तान शहर जो है वो गर्मी की लपेट में ही रहेगा, और रात के वक्त जो है वो ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। इसी के साथ साथ महकमा सेहत ने भी कुछ वार्निंग जारी की है, क्योंकि बदलता मौसम है, तो बदलते मौसम के साथ बदलती बीमारियां जो हैं वो भी शहरियों को परेशान कर सकती हैं। तो उसके पेश नज़र मुतदल चीज़ों का इस्तेमाल करें, ना ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ना ही ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि नज़ला, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां जो, और बुखार जैसी बीमारियां जो है
वो चल रही हैं। और इसी के साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके, और एक अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट अपने साथ हमरा जरूर रखें ताकि बदलते मौसम के साथ मुख्तलिफ किस्म के मच्छर और हशरात जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियां भी लेकर आते हैं, जिसमें डेंगू और मलेरिया है, उनसे भी बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें वेदर की जो तफसीलात हैं उनसे आगाह किया। नाज़रीन, आपने सलमान का जो है वो जो है रिपोर्ट देखी, उसमें उनका यही कहना था कि जो अब वेदर जो है हमारा चेंज हो रहा है, उसमें हमने अब पानी जो है वो ठंडा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, हमने वेदर को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी डाइटरी कुछ चेंजेस करनी है ताकि हम जो बीमारियाँ हैं उनसे बच सकें। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। सर, हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हमने ये देखना है कि किस स्किल की तरफ जो बच्चा है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है, और हमने उसको जो है वो हमने उसको ये कहना है कि हम वो वही डिग्री ऑप्ट करें जिसकी तरफ वो इंक्लाइंड है। अब एक बच्चे ने जो है वो डिग्री जो है वो ऑप्ट कर ली है, वो पढ़ना स्टार्ट उसने कर लिया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? प्री रिक्विजिट ऑफ अ स्टूडेंट क्या है कि जब वो आपके पास यूनिवर्सिटी में आता है या किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो उसने किस तरह अपनी असाइनमेंट्स को पूरा करना है? कुछ बच्चे तो अटेंडेंस भी नहीं लगवाते, सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। तो इस हवाले से ज़रा हमें प्री रिक्विजिट ऑफ अ स्टूडेंट समझाएं कि क्या है। तो ये यही बात होगी ना जो हम पहले थोड़ी इस ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, वो डिग्री कागज़ का टुकड़ा एक जी, वो यही बात है कि जो बच्चे देखें आते भी नहीं है, अटेंडेंस लग जाती है, और उसके बाद ये चीज़ें ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो कुछ चीज़ें चली हैं ना, जिस रवश पे हम चल निकले हैं, जहाँ से ये हमारी डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा बनी, तो ये उसी का एक हिस्सा है। एक्चुअली हमने इतनी फीसें दी, सारा कुछ किया, बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। वो किस लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में? किसी भी चीज़ के लिए जब एक यूनिवर्सिटी में बच्चा जाएगा तो यही है ना कि मैंने स्किल अपनी गेन करनी है। एक इंजीनियर की अगर मैं बात करूं, मैं एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का इस वक्त वाइस चांसलर हूं, तो खुद इंजीनियर हूं। तो इंजीनियरिंग बेसिकली क्या चीज़ है? एक स्किल है ना जी, एक स्किल है जिसको हम सीखते हैं, डिफरेंट क्रेडिट आर हैं वो हम पूरे करते हैं, और हर क्रेडिट आर, लेट्स से अगर एक सब्जेक्ट है उसके 3 क्रेडिट आर्स हैं, तो उसमें थ्योरी भी होगी, उसमें प्रैक्टिकल भी होगा। जो चीज़ हम पढ़ाएंगे उसके बाद वो लैब में सिखाएंगे भी सही। तो एक बच्चा जब वो अपने कंप्लीट जो क्रेडिट आर्स भी हैं उस डिग्री के प्री रिक्विजिट जो भी हैं वो जब पूरे करेगा तो अल्टीमेटली उसके पास इतनी स्किल आ जाएगी कि वो उसको जिस वक्त वो फाइनल ईयर तक पहुंचेगा तो वो उसको फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकेगा। सर, जो लेक्चरार हजरात हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, अब जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी हैं वहीं पर कुछ टीचर्स की भी जिम्मेदारी हैं। अब हम लोग एक नया हमने ट्रेंड देखा है टीचर्स में जी, वो स्लाइड्स प्रॉम्प्टर पे दिखा दी जाएंगी और उनको पढ़ के बच्चों को असाइनमेंट्स दे दी जाएंगी, और जो है वो लेक्चरर अपनी ज़िम्मेदारी से जो वो दस्तबरदार हो जाएंगे और वो कहेंगे जी अब मेरा काम हो गया, अब आपने खुद ही पढ़ना है या इन चीज़ों को आपने समझना है। तो कुछ रिक्विजिट्स टीचर्स के भी तो हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो नालाह हो जाते हैं, वो कहते हैं हम अपनी क्लास ही नहीं लेंगे, जब हमने सारा कुछ ChatGPT से ही पढ़ना है तो हम क्यों क्लास लें? तो यही प्रॉब्लम है ना। देखें टीचर की अगर हम बात करें तो टीचर इज़ बेसिकली अ प्रीचर। जी, टीचर का एक बहुत बड़ा मर्तबा है, एक प्रोफेसर का बहुत बड़ा मर्तबा है। तो अगर टीचर कहलवाने के हक लायक ही नहीं है तो उसको टीचर बनना ही नहीं चाहिए। तो टीचर्स ही हैं जिन्होंने अपनी नेशंस बनानी है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि देखें, एक बंदा जो क्लास में डिलीवरी नहीं कर पा रहा, जैसे आपने कहा कि स्लाइड्स आगे दिखा दी, तो जब स्लाइड्स दिखानी है तो आपको उससे बेहतर है कि आज तो आप ChatGPT पे बैठ के आप ये टूल्स यूज़ करें, कंप्यूटर स्किल जितनी भी, और कुछ भी नहीं है, जस्ट 1 क्लिक अवे जी, चीज़ें 2 लिखें या इवन बोलें, वर्ड तो इज इन लिखने योर की हैंड्स। जरूरत भी नहीं है, वर्ड इज योर हैंड। तो आप वहाँ से फिर कर, लेकिन टीचर बेसिकली वही टीचर है, टीचर उसी को कहेंगे हम। टीचर की अगर हम डेफिनेशन करें ना, किसी भी फील्ड में है वो, आपके जर्नलिज्म में हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है, मेडिकल में या व्हाट्सएवर, टीचर वही है जो एक चलता फिरता आपको नजर आए कि ही इज़ द मॉडल। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे यहाँ हम टीचर तो बन जाते हैं, लेकिन हमें वो उसके बेसिक जो चीज़ें हैं वो जो हमारी आइडियोलॉजी है, बीइंग मुस्लिम में मैं बात करूँगा, टीचर की जो जिम्मेदारियाँ ही बहुत और तरह की हैं, हम उन्हें भूल चुके हैं। अगर एक अच्छा टीचर क्लास में जाता है और जाके जैसे ही क्लास में एंटर हो और स्टूडेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो मैं कहूँगा वो टीचर नहीं है। सर, HEC की तरफ से कोई गाइडलाइंस हैं टीचर्स के लिए कि इन्होंने इस तरह पढ़ाना है, या कुछ यूनिवर्सिटी को कुछ गाइडलाइंस दे दी जाए कि आपने जो है डिलीवर इस तरह करना है, या तो टीचर्स को कौन जो है वो ओवरलुक करता है सारी उनके मामलात को? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ओवरलुक ये नहीं होती। टीचर्स बेसिकली देखें, जिस वक्त एक अब अगर यूनिवर्सिटी टीचर्स की बात करें तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन MPhil है जी,
तो एमफिल जब बच्चा करेगा, एक बंदा कोई भी जब एमफिल तक पहुंचता है तो वैसे तो नहीं पहुंचा ना जी उसने सारा कुछ चीज़ें सारे अपने प्रीरेक्विजिट पूरे किए, एमफिल की डिग्री आई, तो उस वक्त तक इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो उसके बाद लेक्चर के लिए लेक्चरशिप यूनिवर्सिटी में उसके लिए एलिजिबल होता है। तो उसके बाद एचईसी भी वैसे ही अभी कुछ अरसे से ना ही एचईसी ने एक क्रिएट किया, तो ना ही एक ट्रेनिंग भी प्रोग्राम भी उसने दिया, ना ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें टीचर्स की ओरिएंटेशन, जो फ्रेश लोग आते हैं उनको इससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। सर एचईसी के बारे में हमें कुछ दिनों पहले ये कुछ अरसा पहले ये खबरें थी कि कुछ फंडिंग कट लगे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए और यूनिवर्सिटी जो है वो खुद अपना जो है वो बर्दाश्त करेंगे जो भी उनके जो माली मामलात हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या ठीक है या ये बिल्कुल एक ऐसी खबर थी जो जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी? नहीं, इसमें देखें जहाँ तक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है तो ऑफ कोर्स उसको एचईसी देखती है, फंड भी करती है, उसके बाद पीएचईसी भी बन गई प्रोविंस लेवल पे, तो हर प्रोविंस में वो वहाँ से भी फंडिंग का है और सेंटर से भी है। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जहाँ तक हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें ना तो फंडिंग पे कट नहीं लगना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जिस वक्त कट लगाएंगे तो उससे अल्टीमेटली यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एक्सपेंडिचर तो मीट विद करने हैं ना, तो वो कहाँ से फिर होंगे? वो फिर अल्टीमेटली अर्निंग सोर्स क्या है, अगर हम अर्निंग कहें, जो कि कहना नहीं चाहिए, फी है, वो फी है, बच्चों की फ़ी है, तो वो बढ़ाएंगे। तो जब फ़ी बढ़ाएंगे तो इससे हम कहें तो पब्लिक सेक्टर में जो बच्चे आते हैं, जो गरीब आदमी का बच्चा आता है वो सफ़र करेगा। इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन एक कॉलर मौजूद हैं। जी अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम ताम आज़म। वालेकुम अस्सलाम। आपकी और डॉक्टर ताहिर सुल्तान की बड़ी अच्छी डिस्कशन जारी है जी। और इसमें मैं भी अपनी कोई एक नाक़िस राय अगर देना पसंद करूं। मोहम्मद शकूर खान इनसे कैसे बात कर रहा हूँ। जी जी शुक्र साहब। ये डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जो हमारी जो डिमांड है, हम बहुत तेजी से यानी फास्ट मूव करते हुए अमीर बनना चाहते हैं और पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि जब गवर्नमेंट सर्विसेज में जाए तो डिग्री आपका एक स्टेटस सिंबल है और डिग्री आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज में आप चले जाते हैं तो डिग्री आपको उसका बेनिफिट्स होता है, उससे आपको जॉब्स मिलती है। और ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये हमारे अपने इलाके में चांदे हमारे जानने वाले हैं, वो विद इन 10 ईयर्स, तो मैं शायद ज्यादा कह रहा हूँ, वो अरबपति हो गए हैं जी। उनकी गाड़ियां और ऑडी तक, लैंड क्रूजर, सारी चीजें। तो जब एक आम आदमी, एक यूथ देखती है जिस पास मास्टर्स डिग्री है या एमएससी की है, और तो वो सोचता है यार मैं तो अपना 2 वक्त की रोटी भी नहीं अर्न कर रहा, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। तो वो लोगों का ट्रेंड इस तरफ जो आ रहा है ना, इससे एक कंपटीशन एक है, लोगों को अच्छे उसके फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं और जितना वार्न कर सकते हैं। हमारी ऐसी यूथ के बारे में तो कहा था डॉक्टर साहब ने कि जरा ना मो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो लामा ने तो उस वक्त भी नाप लिया था। तो मैं समझता हूँ अगर इसका एनालिसिस डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर यूथ उधर आ भी रही है और पेरेंट्स की ख्वाहिश भी है, तो मेरे ख्याल में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी शकूर साहब। मैं आपका जवाब लेता हूं सर से। सर अगर लुबे लुबाब उनका सवाल कर लिया जाए, वो ये कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन अर्निंग है, जब लोग जो है वो देखते हैं कि मैं मास्टर्स करके उतना नहीं कमा सकता जितना मैं अगर स्किल्स की तरफ चला जाऊँ या फ्रीलांसिंग की तरफ चला जाऊँ, और इर्द गिर्द भी उसको एग्जाम्पल्स उस तरह की मिल रही होती हैं, तो वो फिर ऑप्ट उसी चीज़ को करेगा। इसमें मेरा एक सवाल है, एक ऐड कर ले, मेरा सवाल है कि क्या डिग्री लेते वक्त हमारे दिमाग में ये चीज़, हमारे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अब हमने जी पैसा कमाना है और बहुत ज़्यादा 2-3 सालों में डिग्री करते ही मैं अरबपति बन जाऊंगा, तो ये चीज़ होनी चाहिए हमारे जहन में? जी आपने जी मेरे दिल की बात कर दी है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि देखें जिस वक्त कर रहे हैं, क्या हमारा प्लान यही है कि हमने अरबपति होना है? बेसिकली एजुकेशन इज़ अ मिरर जी इन विच यू कैन सी सोसाइटी। जी। तो हमारा यही एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी इस सोसाइटी का, ये थर्ड वर्ल्ड का हम कह सकते हैं, कि हम जिस वक्त किसी डिग्री की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा बेसिक कंसर्न यही होता है कि मैंने बिलियनर होना है, जबकि ऐसा नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। आप एक अच्छे मुफीद शहरी बने। आज हम देखें हमारे यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारी डिग्रियाँ, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ की हुई, आप रोड पे जा रहे हैं, अभी आप ट्रैवल करके घर से आए होंगे या मैं आया हूँ, जहाँ भी आप किसी वक्त भी ट्रैवल करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल है, रोड पे आप देखेंगे लोग कितने एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। बेसिक सिविक सेंस भी नहीं है सर लोगों में। डिग्री लेते वक्त हम लोग सिर्फ यही दिमाग में रखते हैं कि, जहन में रखते हैं कि हमने जी पैसा कमाना है। नाज़रीन इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इमरान, जो कि हमें जो ग्राउंड रियलिटी है, जो अब सैलाब के बाद जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसके हवाले से आगाह करेंगे। जी माहिर। बिल्कुल बात करेंगे। जो सर्वे का प्रोसेस है वो जारी है और इन सर्वे को किस तरह लुक आफ्टर किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबूबकर साहब खुद जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। हम सैलाबी इलाकों में आए हुए हैं। सर्वे की मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। उस हवाले से हम जानते भी हैं। आप मुख्तलिफ टीमों के पास जा रहे हैं, किस चीज़ को चेक कर रहे हैं और इस सर्वे की शफाफियत के हवाले से क्या कहेंगे? इस जॉइंट सर्वे टीम का जो कंपोजिशन है उसके अंदर हमारे पटवारी उसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो मौके को जानते हैं, इलाके को समझते हैं। इसके अलावा हमारे जो अर्बन यूनिट है उनके इनूमरेटर्स जो हैं वो डैशबोर्ड से डेटा अपलोड करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं साइट की जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है फ्लड से। और फिर इसके अंदर एग्रीकल्चर का जो स्टाफ है वो जो फसल को या किसी के बागात को नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करता है। लाइव स्टॉक वाले जो लाइव स्टॉक हमारे एनिमल्स हैं उनकी असेसमेंट करते हैं। और शफाफियत के लिए आर्म्ड फोर्सेस के रैप भी इसके अंदर मौजूद है। पे वो लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका कितना नुकसान हुआ है? यहाँ कम से कम 6-7 फुट पानी था। ये हमारे घर हैं लक्ष्मी नारायण में। हम जाने वाले बांध पे ठहरे हुए थे। कुछ लोग हमारे उधर झोंक बल्लू पे उधर स्कूल में ठहरे हुए थे। अभी सर्वे हो रही हाँ जी, पटवारी साहब भी आए हुए हैं, सर्वे भी कर रहे हैं। जो नुकसान हमारा वो मुकम्मल लिख रहे हैं। हम टोटल फौजी साहब भी नाल हैं, पटवारी साहब भी, जो भी नुकसान है एक एक चीज़ हमसे पूछ कर लिख रहे हैं हमारे। जी बिल्कुल, ये मकीन है यहाँ पे और इनका कहना है कि मुख्तलिफ सर्वे का जो प्रोसेस है वो जारी है। इनके एरियाज़ में सर्वे टीमें आई हैं, उनको लुक आफ्टर करने के लिए यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं और वो देख भी रहे हैं कि सर्वे का प्रोसेस कितनी शफाफियत से जारी है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें बड़ा तफसीलन बताया कि इस वक्त जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो किस तरह चल रहा है। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर, मुझे बताएं कि जब इंसान जो है वो डिग्री ले लेता है तो उसकी, जैसे हमारे कॉलर भी कह रहे थे कि अब हमने बिलियनियर बन जाना है, तो तवक्कुआत क्या होनी चाहिए डिग्री लेने के बाद मार्केट के हवाले से? क्योंकि स्ट्रगल पीरियड भी देखना पड़ेगा। अब एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लाइफ में वो एंटर हो रहा है। इससे तो जैसे आपने कहा ना कि उसे सोचना क्या चाहिए, देखना क्या चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट पहले तो ये बड़ा क्लियर हमारे यूथ का, हमारे जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये बड़ा क्लियर कर लें अपने कॉन्सेप्ट को कि हमने क्या पैसा कमाना है, बिलियनर बनना है ये डिग्री करने के बाद। अगर तो ये कॉन्सेप्ट है ना, तो फिर अपना कोई बिजनेस शुरू कर दें, फिर एजुकेशन रहने दें अपना। वो बेसिकली वो उनका कॉन्सेप्ट अगर पैसे कमाने वाला है ना, वो बेसिकली वही डिग्री जिसकी हमने बात की थी, कागज़ का टुकड़ा, वो कागज़ का टुकड़ा ही लेना चाह रहे हैं। बेसिकली हमें करना क्या चाहिए, हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो पहले अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनने के बाद फिर जिस तरफ उनका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, उस तरफ आप चलें। मीन्स के देखें, पहले जो बात हम बचपन में थे ना, आप जब बचपन में थे तो हम तालीम के साथ तरबियत की बात भी करते थे। तालीम और तरबियत हुआ ये कि हम तरबियत से हटना शुरू हो गए, सिर्फ तालीम के पीछे पड़ गए। अब तालीम के पीछे ऐसे पड़े कि वो तालीम भी, वो सिर्फ डिग्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डिग्री भी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही रह गई। तो उसका अब अलमिया क्या हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब क्या है? तो वो देखें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर लोगों में कोई पेशेंस नहीं रहा। लोग एक दूसरे का हक मारना, उसको कोई बुराई नहीं समझते। लोग झूठ बोलना कोई बुराई नहीं समझते। हम तो बीइंग मुस्लिम अगर हम बात करें तो हम मुसलमान को तो एक चलता फिरता रोल मॉडल होना चाहिए। क्या हम रोल मॉडल हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ये बात करते हैं कि हमने सिर्फ पैसे कमाने, पैसे भी कमाएं, ये नहीं है कि पैसे ना कमाएं, बिल्कुल कमाएं, अर्निंग करें, लेकिन हलाल और हराम में तमीज़ देखें, बिल्कुल, उसके बाद आगे चलें। ख़ासतौर पे ये जो हमारे ऑनलाइन अर्निंग है, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस सोर्स से जो है वो पैसा अर्न करें। क्योंकि अभी हमारे कुछ यूट्यूबर हजरात के भी ऊपर भी घेरा तंग किया हुआ है हमारी जो इदारे हैं उन्होंने भी, और इसी तरह हमारे अमेज़ॉन की तरफ से भी पाकिस्तान जो है वो ग़ालिबन कोई कड़ी निगाह में है। अगर मैं गलत हूँ नाज़रीन तो मुझे माफ़ कीजिएगा इस फैक्ट में। सर, जहाँ पर स्टूडेंट्स की हम बात करें वहीं पर अब हम ये भी गिला रहता है स्टूडेंट्स का कि इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ उसमें रैंक नहीं करती कहीं पर भी। 1000 में भी आई थिंक कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर रिसर्चेज़ हो रही हैं, रिसर्चेज़ हो बहुत ज़्यादा रही हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी कम है। अपनी आप नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताइएगा कि उसकी क्वालिटी क्या है रिसर्चेज़ की। देखिए जी, आपने जो पहला क्वेश्चन आपने किया रैंकिंग की बात की, तो रैंकिंग केस में जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें एक टाइम्स जी इंटरनेशनल रैंकिंग है, क्यूएस रैंकिंग है जी, क्यूएस,
तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं जो कि अपनी फ़ीस लेती हैं और फीस लेने के बाद यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती हैं। उनका काम ही यही है जी। तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की हैं, कुछ ना कुछ उसमें फॉल ज़रूर कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा भी रही हैं, ठीक है। चीज़ें बेहतरी की तरफ चल रही हैं। तो जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन कि आपकी MNS-UT मुल्तान में आप क्या क्या, तो हमारे पास देखें इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन्स हैं और जनरल साइंसेज जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास MNS-UT मुल्तान के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग है जिसमें हम अंडरग्रेड, मास्टर और PhD की क्लासें लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह से और तो तकरीबन कोई 20+ के करीब डिसिप्लिन्स हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बात करूँगा कि हमारे प्रोग्राम जो मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम काउंसिल से रिलेटेड है, यानी इंजीनियरिंग काउंसिल होगी या टेक्नोलॉजी काउंसिल होगी। ओके। तो इसमें आई एम फॉर्चुनेट इन दिस रिगार्ड कि जहाँ पे कोई ना कोई काउंसिल उसको देख रही हो तो उस प्रोग्राम में जो भी फ्लाज होना वो रिमूव करने पड़ते हैं। एक्रीडिटेशन ही तब होती है जब वो फ्लाज आप रिमूव करेंगे, अदरवाइज आपकी एक्रीडिटेशन नहीं होती। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं। सर इन जनरल मैंने आपसे ये सवाल किया था कि रिसर्चेस के हमारा मयार जो है वो उस लेवल का नहीं है जिस पे पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्चेस का होता है। हमारे यहाँ प्लेजरिज्म के भी कुछ वाक़यात होते हैं रिसर्चेस में। हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है वो बहुत कम है। उसकी वजह क्या है? आपका एकेडमिक्स से बहुत जो है वो अरसे से ताल्लुक़ है। जी जी जी, मैं आपकी बात समझ गया। देखें इसमें जो रिफ्लेक्शन है ना वो कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। ये एक हमारी एक जनरल ये भी मिथ बन चुकी है। जी, लेकिन ऐसा नहीं है जी। हमारे यहाँ हमारे जो टीचर हजरात हैं ना, जो उसको हम टीचर कहते हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो R&D पे काम कर रहे हैं, वो बेचारे फरिश्ते हैं। वो चुप करके अपनी लैब में बैठे हैं और अपना इनपुट दे रहे हैं। अगर आप देखें आज हम पाकिस्तान के अंदर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये चीज़ें आप इस यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारा ऑन एयर जा रहा है इस वक्त ये शो सारा, ये कहाँ से कहीं से बाहर से लोगों ने आके किया है। आप लोगों ने किया ना, हमारे मुल्तान के लोग होंगे या हमारे पाकिस्तान के लोग होंगे। इसी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, आप जिस मर्जी इंजीनियरिंग की बात करें, जिस मर्जी जो मर्जी देखें, आप जहाँ से भी देखें, जिस टेक्नोलॉजी की बात करें, आपको अपने लोग ही नज़र आएंगे। आप अच्छे से अच्छा हमारा डिफेंस पर्पस देख लें, हमारी कोई इंडस्ट्री देख लें, हमारा कोई एजुकेशन सेक्टर देख लें, हेल्थ देख लें, हमारे डॉक्टर क्या किसी से कम है? ऑफ कोर्स नहीं है। हमारे इंजीनियर किसी से कम है? अभी रिसेंटली जो बात हुई थी, जो इंडिया के साथ पाकिस्तान ने किया, तो वो कहाँ से किसने किया? हमने किया ना भाई। हमारे फौजी जवान हमारी फोर्सेस हैं, हमारा वो कह लें कि सरमाया है, वो कौन है? हमारे बहन भाई हैं ना। तो कहाँ से ये हुए? ये बेसिकली नो डाउट ये हमने सीखा, हम लोगों ने सीखा, हमसे जूनियर्स ने, हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया। तो अल्टीमेटली हम इस काबिल हो गए कि आज हम हर काम अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हो, लेकिन फलास हर जगह पे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कमी कोताहियाँ इंसान है रह जाती हैं। सर अगर मैं आपकी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली बात करूं तो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में इस वक्त जिद्दत किस तरह लाई जा रही है? हमारे जो शोबे हैं जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी मैंने आपसे ये सवाल किया था। अब ज़रा तफसीलन हमें ज़रा समझाएं कि किसी एक शोबे की एग्जांपल देते हुए कि इस शोबे में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटलाइजेशन को इस तरह जो है वो ऐड किया है। जी बिल्कुल। अभी मैंने जैसे बात की कि अनफॉर्चुनेटली इन दिस रिगार्ड के हमारे पास MNS-UT के मुल्तान के अंदर जो मैक्सिमम प्रोग्राम्स हैं वो काउंसिल एक्रेडिटेड हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें ना, लेट्स से कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग की बात की, तो केमिकल इंजीनियरिंग हम उसी वक्त कंटिन्यू कर सकेंगे जिस वक्त उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्रेडिटेट करेगी। अगर वो उसको नहीं मानते, एक्रेडिटेशन के हर साल विजिट की टीम आती है और उसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो हर चीज़ को, हर लैब को, इवन हर इंस्ट्रूमेंट, जितने भी जो भी इंस्ट्रूमेंट किसी लैब के अंदर यूज़ हो रहे हैं, उनकी बाकायदा स्टडी होती है, देखते हैं कि क्या ये काम भी कर रहे हैं या सिर्फ हमें शो पीस रखे हुए हैं। उसके बाद उस डिपार्टमेंट की, उस डिग्री की, वो एक्रेडिटेशन की तरफ जाते हैं। जी सर, इस बारे में तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम सर से बात कर रहे थे कि HEC जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो किस तरह की हमने गाइडलाइंस दी हुई हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं बिलाल यूनुस, जो कि वेजिटेबल के रेट्स के बारे में हमें आगाह करेंगे। उसके बाद हम अपने गेस्ट की तरफ मूव करेंगे। जी बिलाल। जी, सैलाब तो चला गया है लेकिन सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लगा कर गया है। इस वक्त भी मुल्तान की मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में जो है वो अच्छा खासा सरकारी नरखों और मार्केट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मुल्तान की मार्केट में जो है वो इस वक्त जो सब्जियां लाई जा रही हैं, मकामी सब्जियां ख़त्म होने की वजह से, दूसरे शहरों और दूसरे सूबे से लाने की वजह से, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात होने की वजह से इस वक्त सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो देखने में आ रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जबकि सरकारी रेट इसको दुकानदार मुसलसल नज़रअंदाज करते दिखाई देते हैं। इस वक्त भी अगर हम कीमतों की बात करते हैं तो कीमतों में इस वक्त जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों में जो है वो हरी मिर्च, टमाटर और प्याज का रेट जो है वो स्टेबल नज़र आता है, जबकि बुनियादी सब्जियों में जो है वो आज फिर रद्दबदल देखने में आया है। इस वक्त कीमतों में जो है वो हरी मिर्च की कीमत आज तकरीबन 94 रुपये से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में आज हरी मिर्च 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है, जबकि प्याज का रेट जो है वो 60 रुपये मुकर्रर है। मार्केट में प्याज आज 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर का रेट जो है वो पिछले एक हफ़्ते से तकरीबन 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक देख रहे हैं। आज भी जो है वो तकरीबन टमाटर मार्केट में तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता नज़र आ रहा है। जबकि और दीगर बुनियादी सब्जियों की बात करते हैं तो बुनियादी सब्जियों में इस वक्त भिंडी का रेट जो है वो सरकारी नरखों के मुताबिक 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, जबकि भिंडी जो है वो इस वक्त मार्केट में तकरीबन 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि करेला मार्केट में 180 रुपये के हिसाब से और शिमला मिर्च 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। अगर हम फलों की बात करते हैं तो फलों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी के लिए फल ख़रीदना जो है वो पहले ही मुश्किल था। अब मज़ीद जो है वो दुकानदारों ने जो महंगाई कर रखी है ख़ुद से, उसकी वजह से मज़ीद तर मुश्किल होता चला जा रहा है। इस वक्त भी उनकी कीमतों की बात करें तो पपीता जो है वो सरकारी रेट इसके मुताबिक आज तकरीबन 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट इसके मुताबिक 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। इसी तरह और दीगर फलों में बात करें तो अनार का सरकारी नरखों में रेट 360, जबकि सेब का 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर है। मार्केट में सेब तकरीबन 350 रुपये और अनार 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि देसी अमरूद 230 रुपये, जापानी फल 260 और चीकू 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज की मार्केट में दस्तयाब हैं, जबकि अंगूर 600 और केला फी दर्जन के हिसाब से तकरीबन 80 से लेकर 140 रुपये दर्जन आज की मार्केट में दस्तयाब है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें तफसीलन रेट से आगाह किया कि आज जो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स के रेट्स हैं वो क्या हैं। हम अपने गेस्ट की तरफ मूव करते हैं। जी डॉक्टर, मुझे बताएं कि आपके इदारे में जो आप हमें एग्जांपल दे रहे थे केमिकल इंजीनियरिंग की, कि किस तरह डिजिटलाइजेशन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आप किस तरह जदीद जो कोर्सेज़ आपने जो है वो मुतारिफ़ करा दिए हैं, ज़रा हमें तफसीलन आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम हैं वो उनको PEC देखती है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। तो एक्रीडिटेशन ही उस वक्त होती है जो जिस वक्त वो हम आपका प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट विद करें। अगर मीट विद नहीं कर रहा तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, कि अगर वो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम अगर कोई एक लैब भी अगर लैग करती है तो वो एक्रीडिटेशन की तरफ नहीं जाता, और ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे सारे के सारे प्रोग्राम जहाँ पे भी हो रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं इंजीनियरिंग के, तो या इवन टेक्नोलॉजी के भी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के भी, क्योंकि उसको नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल देखती है, तो वो मीट विद कर रहे होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमारा जो सिलेबस है, जो हमारे प्री रिक्विजिट हैं, वो सारे के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट विद करते हैं। अच्छा सर, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के शोबे की ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो लोग टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हैं ताकि वो अगर बाहर भी पाकिस्तान से मूव करें तो वो इनको बरोए कार लाकर अपना रोज़ गुज़र बसर कर सकें। हमारे यहाँ छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हर मोहल्ले में या किसी हर जगह पे बन रही हैं, तो ये जो प्लोरिफरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ज़्यादा सारी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए या एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिस पे ऊपर मेरिट के बेस पे दाखिला हो और वो बेहतरीन एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को फराहम करे? ये जो आपने गली मोहल्ले की छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ की बात की है ना, ये एक्चुअली वही यूनिवर्सिटीज़ की बात है
कि जिसको हम जिससे हम डिग्री लेते हैं और वो एक कागज़ का टुकड़ा बेसिकली ले रहे हैं, ये वही बात है। क्या यूनिवर्सिटी एक बिल्डिंग का नाम है? क्या यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? नो, ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बिलोंग करती है बेसिकली कि उसकी फैकल्टी कैसी है, उसके टीचर्स कैसे हैं। जब आपको वहाँ पे टीचर्स मिलेंगे किसी भी जगह पे, एक टीचर्स को अगर आप किसी जगह पे बिठा दें तो वो अपना बताता है कि मैं टीचर, एक टीचर यहाँ बैठा हुआ है। एक प्रोफेशनल आदमी जहाँ पे बैठा होगा तो वो उसके साथ उस यूनिवर्सिटी का नाम बनेगा। आज हम अगर बात करते हैं स्टैनफोर्ड की, अगर हम बात किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ की आप फैकल्टी देखेंगे कि फैकल्टी का बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी जो है एक अच्छे अदारा, एक कोई भी एक अच्छा अदारा अगर हम उठाते हैं उसको देखते हैं तो उसकी फैकल्टी की हम बात करेंगे तो एक अच्छा अदारा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी उसी वक्त बनेगी जब उसके पास एक अच्छी फैकल्टी है। एक बच्चा जिसने डिग्री हासिल कर ली है उसके पास क्या क्या स्किल्स और किस तरह की सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें, हार्ड स्किल तो उसके पास एक डिग्री की सूरत में है, सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होने चाहिए जब वो मार्केट में एंटर करता है, और क्या हमारे पाकिस्तान में अभी मार्केट में मज़ीद जो है वो गुंजाइश है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो नई डिग्री करके आ रहे हैं? नई डिग्री से मुराद जो कोई भी हमारी जी कोई भी डिग्री करके आ रहे हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो है बच्चे पास आउट हो रहे हैं ईयर हर साल। जी ऐसी बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी बन गई हैं। बिल्कुल सर, आपके पास लास्ट प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में अपने क्वेश्चन का आंसर भी कीजिएगा, इसी के साथ कुछ पैगाम आपका स्टूडेंट्स के लिए या इन जनरल हो तो वो दे दीजिएगा। बिल्कुल जल्दी से हम वाइंड अप कर रहे हैं ब्रीफली। जी मैं इसमें यही कहूँगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने यूथ के ये पैगाम है मेरी तरफ से कि देखें, सबसे पहले अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनेंगे तो उसके बाद आप एक अच्छा एक सोसाइटी के लिए अपने आप को प्रूव कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ पैसा ही कमाना है, अगर डिग्री का पर्पज़ आपका सिर्फ अर्निंग है तो वो उसके लिए आप अपना किसी बिजनेस की तरफ चले जाएं। कोई रेडी लगा लें वो ज़्यादा बेहतर है। कोई रेडी चला लें, ज़्यादा बेहतर है। जहाँ से आपको अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ हों वो नज़र आएँ, आपने उस तरफ चले जाना है। डिग्री जो है वो स्किल का है, नाम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर सुल्तान, आप हमारे साथ आज मौजूद थे। आपने हमें तफसीलन आगाह किया इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी क्या क्या इक़दाम उठाने जा रही है। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें किस तरह की नई डिग्रीज़ जो है मुतारिफ़ करार दी गई हैं। बहुत शुक्रिया सर आज के प्रोग्राम से। नाज़रीन बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।